तो यार ये है कबाने, इस एनिमे का मेन कैरेक्टर। इसका आधा शरीर एक डीमन का है। ये एक हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन है। कुछ सालों पहले जब ये छोटा था तो इसके माँ बाप इसे छोड़कर चले गए थे, और जिस गांव में अब ये रहा करता है वहाँ कोई भी इसे अच्छे से बर्ताव नहीं करता। गाँव के बाकी लोग उसे नफरत तो करते ही थे, लेकिन उसकी माँ की सगी बहन भी जिसके यहाँ वो रहा करता था वो भी उसे नफरत करती थी। यहाँ तक कि उसने तो कबाने को जान से मरवाने तक की भी कोशिश की, वो भी इसलिए क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उनके गाँव के लिए खतरा है। कहानी की शुरुआत कुछ बच्चों से होती है, जहाँ पर एटानो नाम का एक लड़का अपने दोस्तों को बताता है कि वो जल्दी टोक्यो जाने वाला है और उसे लेने टोक्यो से एक मेहमान उनके गांव में आ रहा है। यहीं पर एक और लड़के को दिखाया गया जो कि खेतों में काम कर रहा था, और उसे वो सब बच्चे चिढ़ाते हुए भाग जाते हैं। दूसरी तरफ एक डिटेक्टिव को दिखाया गया जिसका नाम इनुगामी है, और आज ही वो टोक्यो से आया है, लेकिन लगता है कि आज उसकी किस्मत खराब है। रास्ते में ही उसकी गाड़ी पंक्चर हो चुकी है। वो सड़क पर बैठा ही हुआ था कि तभी एक लेडी उसे लेने वहाँ पर पहुंच गई, और असल में इस लेडी ने इस डिटेक्टिव को बुलाया है। वो इनुगामी को अपने साथ ले जाते हुए बताती है कि आखिर उसने यहाँ पर उसे क्यों बुलाया। वो बताती है कि इस विलेज के अंदर अचानक से सारे जानवर इन्फेक्ट होना शुरू हो चुके हैं, और धीरे धीरे उनका शरीर एक डीमन में बदल रहा है। उसे ऐसा लगता है कि इन सबके पीछे एक बहुत ही पावरफुल डीमन होगा जो कि सभी जानवरों को इन्फेक्ट कर रहा है, और तो और अब वो लोगों पर भी अटैक्स करना शुरू कर चुका है, जिस वजह से गांव के लोग काफी डर चुके हैं। इसलिए इस लेडी ने इनुगामी को बुलाया है ताकि वो इस केस को सॉल्व कर सके। साथ ही वो लेडी इनुगामी को ये बातें बच्चों के सामने करने से मना करती है, क्योंकि इससे बच्चे काफी डर जाएंगे। कुछ देर बाद इनुगामी और वो लेडी विलेज में पहुंच जाते हैं, और वो थोड़ी देर वहाँ पर रुककर आराम करता है। जिसकी कुछ समय बाद वो गाँव में थोड़ा घूमने निकला, और घूमते उसकी नजर एक बच्चे पर जाती है जिसका नाम है दोरोतोबु। इनुगामी उसे देखकर हेलो कहता है, लेकिन दोरोतोबु उसकी बात पर ज्यादा कुछ रिप्लाई नहीं करता और अपना काम करने में लग जाता है। और यार यहीं पर ये पता चलता है कि असल में दोरोतोबु के अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है, वो बिल्कुल एक इमोशनलेस कैरेक्टर है। वैसे दोरोतोबु इसका निकनेम है, और उसका रियल नेम तुम्हें आगे पता लगेगा। अब उसे इस तरह देख के इनुगामी उस लेडी के पास जाकर उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है, ये बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता और आखिर ऐसे खेतों में काम क्यों कर रहा है। लेकिन पूछने पर भी वो लेडी इनुगामी की बातों को ढंग से जवाब नहीं देती। इसके बाद अब शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर इनुगामी नहा रहा था, और तब वहाँ पर एटारो आता है उसकी सेवा के लिए। ये वही है जिसे सीरीज की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उससे बातें करते हुए इनुगामी उससे पूछता है, क्या तुम दोरोतोबु के बारे में कुछ जानते हो। जिस पर एटारो उसकी बुराइयां करते हुए कहता है, अच्छा वो गंदी नाली का कीड़ा, हाँ वो पूरे गाँव में मशहूर है, उसे हर कोई जानता है। असल में यार इनके गाँव का हर कोई उससे नफरत करता है और कोई भी उसे पसंद नहीं करता। इनुगामी उससे पूछता है, क्या आखिर उसका नाम दोरोतोबु क्यों है। तो एटारो बताता है कि दोरोतोबु उसका निकनेम है। उसके शरीर से काफी बदबू आती है क्योंकि वो हमेशा कीचड़ में रहा करता है, इसलिए हम लोगों ने उसे परेशान करने के लिए, उसे बुली करने के लिए उसका नाम दोरोतोबु रख दिया। ये सब सुनने के बाद इनुगामी समझ जाता है कि आखिर वो खेतों में काम क्यों कर रहा है। नहाने के बाद रात को जब वो सोने जाने लगा तो वो उस लेडी से कहता है कि आप मेरी सेवा के लिए एटारो की जगह दोरोतोबु को बेच सकती हैं। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया गया जहाँ पर वो लेडी दोरोतोबु को उसके नए कपड़े देते हुए कहती है, तुम जरा ढंग से नहाना और अपने शरीर से बदबू दूर करके ये कपड़े पहन लेना। दोरोतोबु भी अब इस पर क्या ही करता, उसे सबके ऑर्डर्स मानना ही पड़ते हैं। वो अब जाके इतनी ठंड में बिना कुछ सोचे समझे नहाने लग जाता है। मतलब सही में ऐसा लगता है इसके अंदर जरा भी इमोशंस नहीं है। अब नहाने के बाद वो नाश्ता लेकर इनुगामी के पास पहुंचता है। वो आके वहाँ पे खाना रख के जाने ही वाला था कि तभी इनुगामी उसका हाथ पकड़ के उसे कहता है, मैं यहाँ पर किसी काम से आया हूँ। जिस पर दोरोतोबु कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि आप किस काम के लिए आए हो यहाँ। असल में यहाँ पर यार दोरोतोबु को ये पता था कि इनुगामी यहाँ पर वो डीमंस वाला केस सॉल्व करने के लिए आया है। ये देखकर तो इनुगामी भी थोड़ा हैरान था, क्योंकि उस लेडी ने उससे कहा था कि यहाँ पर किसी बच्चे को इस बारे में नहीं पता। तब दोरोतोबु उसे समझाता है कि उसे कैसे इस बारे में पता चला। बात यह है कि उस डीमन के अटैक के बाद काफी सारी लाशें इकट्ठा होती है, और भले ही वो लाशें किसी इंसान की हो या फिर किसी जानवर की, उन्हें दफनाने का काम दोरोतोबु का ही है। इनुगामी उससे पूछता है, क्या तुम मेरे इस केस में मदद करना चाहोगे। तो दोरोतोबु उसके लिए हाँ कर देता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि ये सारी घटना फुल मून के बाद होती है। ये सुनकर इनुगामी उसका शुक्रिया कहता है सब बताने के लिए, और वो फैसला करता है कि यहाँ पर वो दोरोतोबु के साथ अपना समय बिताएगा। इसके बाद धीरे धीरे इनुगामी दोरोतोबु के हर काम में उसकी मदद करने लग जाता है और उसके साथ अपना समय बिताता है। ये सब देखे तो गाँव में हर कोई हैरान होता है, क्योंकि आज तक कोई भी इंसान दोरोतोबु के इतना करीब नहीं गया था। इनुगामी एक ऐसा जो कि दोरोतोबु के इतना करीब होकर उसका एक दोस्त बना। उसे हमेशा उसके साथ काम करने में काफी अच्छा लगता है। और ऐसे ही एक दिन काम करते हुए इनुगामी ने इसको लॉकेट को देखा और उससे कहता है, जरूर ये लॉकेट तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने दिया होगा। इस पर दोरोतोबु बताता है कि हाँ ये तुम्हारे पास बचपन से ही है। इनुगामी इसके लॉकेट को देख के समझ जाता है कि एक लाइफ स्टोन है, और ये लाइफ स्टोन क्या होता है तुम्हें आगे पता लगेगा। इनुगामी समझ जाता है कि जरूर दोरोतोबु के पेरेंट्स के जाने के बाद उस लेडी ने इसे अपने साथ किसी मतलब से ही रखा हुआ है। इनुगामी उससे कहता है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स है तो मैं दिया तो जरूर तुमसे बहुत प्यार करते होंगे, इसलिए ये कभी मत सोचना कि तुम अनाथ हो। तब इनुगामी दोरोतोबु को एक मौका देता है और कहता है कि वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिला सकता हूँ। आखिरकार मैं डिटेक्टिव हूँ। अब ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ कुछ दिन साथ बिताते हैं, और आखिर में वो रात आ जाती है जिस दिन वो डीमन का अटैक होने वाला था, मतलब फुल मून की रात। इसके बाद अब वही रात का सीन दिखाया गया जहाँ पर दोरोतोबु इनुगामी का इंतजार कर रहा था। वो वहाँ पर खड़ा ही था कि तभी वहाँ पर एटारो आता है। वो इस वक्त काफी गुस्से में था और दोरोतोबु से कहता है, अभी तो गंदी नाली का कीड़े तो मेरी जगह लेकर टोक्यो जाना चाहता है, इसलिए तो उस डिटेक्टिव इनुगामी के साथ इतना रह रहा है। मेरा सपना था उनके साथ टोक्यो जाने का, मैं पहले उसका केयर टेकर था, लेकिन तूने मुझसे मेरी जगह छीन ली। एटारो काफी गुस्से में दोरोतोबु को गला पकड़ते हुए कहता है, तेरे माँ बाप तो तुझे छोड़कर चले गए थे, पर फिर भी हम लोगों ने इस गाँव में तुझे रहने की जगह दी, और अब तो हमें छोड़कर जाना चाहता है। वो गुस्से में आकर दोरोतोबु से उसका लॉकेट छीनने की कोशिश करने लगा, और जैसे ही दोरोतोबु के गले से उसका लॉकेट उतरता है वो एटारो को उसी वक्त एक जोरदार किक मारकर दूर फेंक देता है। और यह तब दिखा जाता है कि अचानक दोरोतोबु का शरीर एक डीमन में बदलने लग गया है। मतलब ये लॉकेट ही था जो कि उसे डीमन में बदलने से रोकता था। एटारो ये सब देख के
शिकी गुस्सा से डर जाता है और घबराते हुए जंगल की तरफ भाग जाता है, पर वो लॉकेट वहीं पर पड़ा हुआ था। तो दोस्तों उसे टच करके वापस खुद को नॉर्मल कर लेता है। इसके आप गुस्से बाद इनुगामी भी वहाँ पर पहुंच गया। दोस्तों यहाँ पर उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है शायद ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है, यहाँ जितनी भी घटनाएं होती है वो शायद सिर्फ मेरी वजह से होती है। जिस पर इनुगामी उसे कहता है अच्छा, लेकिन मुझे ये बात पहले से पता थी कि तुम एक किमोनो हो, मतलब एक इंसान और एक डीमन के बच्चे जो कि हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन है। पर चिंता मत करो, मुझे पता है कि सबके पीछे की वजह तुम नहीं हो। तब दोस्तों बताता है कि गिटार उसे डर के जंगल में भाग कर चला गया और उसे डीमंस के अटैक के बारे में कुछ भी नहीं पता, कहीं उस पर कोई अटैक ना हो जाए। जिसके बाद दोनों गिटार को ढूंढने के लिए जंगल में जाने लगे और जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं तो उनका अंदाजा बिल्कुल सही होता है, क्योंकि गिटारों के ऊपर एनिमल डीमंस ने अटैक कर दिया था। दोस्तों वहाँ पर आता ही अपने अटैक से उनमें से एक का सर काट डालता है और यही है इन डीमंस को मारने का सही तरीका। एक करके वो यहाँ पर लगभग सबको ही मार देता है। लेकिन तब वहाँ पर आती है एक किमोनो डियर और यही है वो जो कि इस गांव में लोगों और जानवरों को मारती आ रही थी। दोस्तों उसे देखते सीधा उस पर अटैक करने शुरू करता है, पर ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर थी। वो उसके सारे अटैक्स को इजीली संभाल लेती है और साथ ही उसे अपनी बॉडी को हील भी करना आता था। इन गाँव में दोस्तों उसे कहता है याद है ना तुम्हें, उसे मारने के लिए तुमको उसका सर अलग करना होगा, तभी तुम उसे हरा पाओगे। तो सुनकर वो भी अब जाके बिना कोई गलती किए उस जीवन के सर को वहीं पर धड़ से अलग कर देता है, जिससे वहीं पर खत्म हो जाती है। अब इसके बाद दोनों वापस जाने लगते हैं और दोस्तों वो इनुगामी से कहता है यहाँ के सारे लोग मुझे डीमन समझते हैं, वो लोग यही मानते हैं कि मैंने इन सब जानवरों को इन्फेक्ट किया है। जिसमें इनुगामी कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर बस तुम्हें ही मारने के लिए बुलाया गया है, लेकिन मैं दोस्तों को जानने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि उसे पहले से पता था। और वो कहता है ठीक है तो आप मुझे मार दो और अपना काम पूरा करो। जिसके बाद इनुगामी भी अपनी गन निकाल कर दोस्तों के ऊपर तान देता है और उसे मारने से पहले उसका नाम पूछता है। तो दोस्तों वो उसे अपना रियल नेम बताता है और उसका रियल नेम है कबाने। वो रोते हुए उसे कहता है मुझे बस एक बार अपने माँ बाप से मिलना था। जिस पर इनुगामी उसे कहता है चिंता मत करो, तुम जल्दी उनसे मिलोगे। और तभी इनुगामी उसके ऊपर अपनी गन फायर कर देता है। कुछ देर बाद दोस्तों को दिखाया गया, यानी कि मतलब कवाने को दिखाया गया, जहाँ उसकी आँख खुलती है तो इनुगामी की आवाज सुनता है जो कि किसी से कह रहा था मैंने उस डीमन को मारकर दफना दिया है। और यार ये बात इनुगामी उस लेडी से ही कह रहा था जिसने कमाने को मारने के लिए उसे बुलाया था। तो वो उठकर इनुगामी से कहता है मैं तो मर चुका था ना। तो इनुगामी उसे बताता है कि इसलिए तो ये है कि किमोनो कभी नहीं मरते, उनके पास हीलिंग एबिलिटीज होती है, और जहाँ मैंने तुम्हें गोली मारी थी वो ऐसा तो तुम्हारा कब का हील भी हो चुका होगा। इसका मतलब ये हुआ कवानी इमॉर्टल है। साथ यहाँ पर दिखाया जाता है कि इनुगामी कवाने को अपने साथ टोक्यो में लेकर आ चुका है। वैसे यार क्या तुम लोगों को किसी ऐसे ऐप के बारे में पता है जिससे तुम लोग आराम से घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो? हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, इस ऐप का नाम है हनी गेन। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अपना इंटरनेट चलाना है और पैसे कमाने हैं। तुम जितना भी इंटरनेट दिन भर में चलाओगे उससे ही तुम बैठे बैठे पैसे कमाओगे। ये हनी गेन ऐप तुम्हें तुम्हारा इंटरनेट शेयर करने के बदले पैसे देता है। इससे तुम बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, लेकिन हाँ इतने जरूर मिलते हैं कि तुम नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, क्रंचीरोल और यहाँ तक यूट्यूब प्रीमियम तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और इसमें तुम्हारा कोई डेटा का लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि हनी गेन एक बिल्कुल ही सिक्योर्ड और ट्रस्टेड साइट है। और साथ ही अगर तुम्हें इसमें और भी ज्यादा बोनस चाहिए तो अपने दोस्तों को और फैमिली मेंबर्स को इस ऐप को रिफर करो और उनकी कमाई में से 10% तुम्हें लाइफ टाइम मिलता रहेगा। तो देर किस बात का, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करो और मेरा प्रोमो कोड यूज करना है एनीमूव। इससे तुम्हें ऐप को डाउनलोड करते ही $3 का बोनस मिलेगा। तो अभी डाउनलोड कर लो, वरना बाद में पता नहीं यहाँ पर कहीं चलाना जाए। इसके कुछ समय बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर कबाने अब इनुगामी के घर पर आ चुका था और उसने उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े भी दिए हैं। वो जब उन कपड़ों को पहन ही रहा था कि तभी उसे कुछ बच्चों के शोर की आवाज आती है। इतने में दरवाजा खुलता है और 2 बच्चे उसके सामने आते हैं और कबाने को देख के वो लोग हैरान थे कि भला ये कौन है। जिसके बाद इनुगामी उन सभी को साथ बिठाता है और उन्हें समझाते हुए कहता है पहली बात तो तुम लोग अब दोस्त हो और यहाँ साथ में ही रहोगे, क्योंकि मैं एक डिटेक्टिव हूँ तो मैं सबकी मदद करता हूँ, चाहे वो किमोनो हो या फिर इंसान। और हाँ यार ये दोनों ही लड़के हैं, जो बैठा है उसका नाम शिकी है और दूसरे वाले का नाम अकीरा है। शिकी इनुगामी से पूछता है तो क्या सच में ये हाफ डीमन है? तो इनुगामी उसे बताता है कि हाँ ये किमोनो है, इसका मदर या फादर में से कोई एक जरूर डीमन रहा होगा, इसलिए ये भी आधा डीमन है। और भाई असल में तो शिकी भी एक किमोनो है, यानी कि हाफ डीमन। तो उसकी नजर कबाने के कपड़ों पर गई जो कि शिकी गई थे। उसे अच्छा नहीं लगता कि कबाने ने उसके कपड़े क्यों पहने हैं। शिकी उसे कहता है मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ तो मैं तुम्हारा सीनियर हुआ। वो गुस्से में वहाँ से ये कहते हुए चला गया कि मैं इसके साथ अपना रूम बिल्कुल भी शेयर नहीं करने वाला। अकीरा उसकी तरफ से उसके बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन बेचारे कबाने को तो लग रहा था कि अकीरा एक लड़की है, पर यार असल में वो तो एक लड़का है, बस दिखता लड़की जैसा है। और क्योंकि कबाने ने उसे एक लड़की कह दिया तो उसे बात बहुत बुरी लगती है और वो रोते हुए अपने कमरे में आकर इंस्टाग्राम पर अपने रोते हुए पिक अपलोड करता है। अब थोड़ी देर बाद ऐसे शिकी और कबाने बैठे हुए थे जहाँ शिकी उसे कहता है पता नहीं क्यों पर मुझे तुम पसंद नहीं। हालांकि वैसे ये दोनों ही किमोनो है, पर फिर भी अभी शिकी उसे अपना नहीं पा रहा। शिकी उसे पूछता है पिज्जा खाओगे? अरे अरे खा लो, बहुत टेस्टी है। लेकिन यार कबाने ने तो पिज्जा शब्द ही पहली बार सुना है। शिकी उसे कहता है यार तूने पिज्जा नहीं खाया तो आखिर खाया क्या? और वो उसे पिज्जा की एक स्लाइस खाने को देता है, कम से कम इसे टेस्ट तो करो। वैसे शिकी इतना ही बुरा नहीं दिल का, बस वो अभी कबाने को पसंद नहीं करता। अब इसकी गुस्से में बाद रात का सीन दिखाया गया जहाँ पर कबाने जा ही रात आई तभी वो गिर जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक थ्रेड था। ये काम किसी और का नहीं बल्कि शिकी का ही है, उसने कबाने के लिए ट्रैप लगाया था। वो उसे पूछता है मुझे ये बताओ आखिर तुम यहाँ पर आया कैसे? इस पर कबाने कहता है मैं तो यहाँ पर कार से आया हूँ। मतलब भाई ये कुछ ज्यादा ही बोला है। शिकी उसे कहता है अरे मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा, ये बताओ तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है? इस पर कबाने उसे बताता है दरअसल मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन में छोड़ दिया था और मैं जहाँ विलेज में अपनी मदर की सिस्टर के साथ रहता था उन्होंने ही मुझे मरवाने की कोशिश करी। साथ ही मेरे विलेज के लोग भी मुझे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मैं एक किमोनो हूँ जिसका आधा शरीर एक डीमन का है। ये वजह है कि इनुगामी मुझे अपने साथ यहाँ पर लेकर आ गए। शिकी उससे कहता है तो
इसका मतलब तुम एक अनाथ हो और तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन यार कबाने को पसंद नहीं कि कोई उसे अनाथ कहे। वो सुनते गुस्से में थ्रेड से अपना पैर बाहर निकालता है और अपनी हीलिंग एबिलिटी से कुछ सेकंड्स में उसे ठीक भी कर लेता है। जो देख के शिकी भी हैरान था कि यार इसकी हीलिंग एबिलिटी तो कितनी फास्ट है। कबाने उससे कहता है मैं कोई अनाथ नहीं, एक दिन मेरे पेरेंट्स मुझे लेने जरूर आएंगे। अब अगले दिन इनोगामी सभी को एक मिशन पर लेकर आता है। वो उन्हें घर के अंदर लेके जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर सेफ्टी का इंचार्ज उसे रोकते हैं क्योंकि इस जगह पर बच्चे नहीं जा सकते हैं। जिस पर इनोगामी उन्हें कहता है अरे चिंता मत करो, ये लोग मेरे असिस्टेंट हैं। और जब वो लोग अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पर दो बच्चे रो रहे थे क्योंकि उनके माँ और छोटा भाई अंदर उस कमरे में है। इनोगामी कबाने और बाकी उसे कहता है तुम लोग यहाँ पर देखना चाहोगे कि इस कमरे में क्या है। और जब शिकी और अकीरा उस कमरे के अंदर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर काफी सारे कीड़े दिखते हैं जो कि असल में डीमन इंसेक्ट्स है। अकीरा तो ये देख के बिल्कुल ही डर जाता है। इनोगामी उन्हें बताता है कि सारे डीमन इंसेक्ट्स बहुत ही खतरनाक है, अगर ये इंसानों के शरीर पर कुछ ज्यादा देर तक चिपके रह जाए तो ये उन्हें मार भी सकते हैं, इसलिए इन्हें जल्दी करनी होगी उन लोगों को बचाने के लिए। इस पर पुलिस वाला उन्हें बताता है कि हमारे साथी भी अंदर गया था लेकिन उन कीड़ों ने उसे भी घेर लिया। इनोगामी सोचता है अगर मैं अपनी किमोनो पावर से इस्तेमाल करूं और अपनी बॉडी को स्टील जैसा बनाऊं तो इसमें काफी समय लग सकता है, इतनी देर में तो सारे कीड़ों ने मार देंगे, इसलिए अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो सही पुलिस वालों को बाहर जाने के लिए कहता है तो क्या काफी खतरा है। उनके जाने के बाद शिकी इनोगामी के पास आकर उससे कहता है आप चिंता मत करिए, मैं अपने स्पाइडर वेब्स की पावर से इन्हें बचा लूंगा। इनोगामी भी थोड़ा सोचता है और उसके लिए मान जाता है। जिसके बाद शिकी आके अपनी वेब्स को पूरे रूम में फैलाता है और मन में सोचता है कि अब जैसे ये सारे कीड़े मेरे वेब्स को छुएंगे वो उसमें ही फंस के रह जाएंगे। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं, वो कीड़े जैसे ही उन वेब्स को छूते हैं तब वो उसमें चिपकते तो हैं पर वो मिलकर उसी वक्त उस सारे वेब्स को ही खा जाते हैं और वो उसे खाते हुए शिकी की तरफ ही बढ़ने लग गए थे। जो देख के इनोगामी और कबाने जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं और अब इनोगामी के पास भी कोई रास्ता नहीं बचता, उससे अब अपनी पावर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन तब कबाने से पूछता है क्या मुझे एक मौका मिल सकता है, और भाई वो इतने कॉन्फिडेंस से कहता है कि इनोगामी उसे मना कर ही नहीं पाता। जिसके बाद कबाने अंदर जाता है। जो देख के अकीरा तो कुछ ज्यादा ही डर रहा था कि आखिर कबाने अंदर क्यों गया। इस पर इनोगामी उसे कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो एक इमोर्टल डीमन है, उसके अंदर खून भी नहीं, तो कीड़े भी क्या ही चूसेंगे उसके अंदर से और न ही उसे कोई दर्द होता है। इधर कबाने उन कीड़ों के घोंसले तक किस तरह पहुंच जाता है। इनोगामी उसे पीछे से कहता है हाँ बस अब तुम उसे ऊपर कर दो, और जैसे उसने उसे ऊपर किया तो वहाँ पर सारे कीड़े गायब हो जाते हैं और कबाने का पहला मिशन कामयाब होता है। दोनों बच्चे भी अपनी माँ को देख के काफी खुश होते हैं और वहाँ पे आकर रोने लग जाते हैं। कबाने को ये देख कर अपने पेरेंट्स की याद आती है और उसे एक परिवार की अहमियत समझ में आती है। वो लोग जब जाने ही लगे तो बच्चा अगर कबाने का शुक्रिया कहता है उसकी मम को बचाने के लिए। वो उसे पूछता है कि भला उस कमरे में ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से वो कीड़े वहाँ पर घुसा है। तो इनोगामी बताता है कि असल में ये जूते हैं वो कारण, तुमने ये जूते जहाँ से भी लाए हैं उसे वापस वहीं रख के आओ। असल में इनकी फैमिली काफी गरीब है, उसकी मम काफी समय से फटे जूतों में अपना गुजारा कर रही थी, इसलिए उसका छोटा भाई अपनी मम को गिफ्ट देने के लिए ये जूते लेकर आया और उसके बाद से उनके साथ ये सब हो गया। अब एक केस सॉल्व हो जाने के बाद ये लोग घर आते हैं। कबाने इनोगामी से कहता है आप एक डिटेक्टिव हो ना। हाँ हूँ तो, पर क्या हुआ। कबाने कहता है कि अगर मैं आपके साथ ऐसे केस सॉल्व करता रहूं तो क्या मैं एक दिन में अपने माँ बाप से मिल पाऊंगा। तो इनोगामी से कहता है कि हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है और साथ ही तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा। और अब कबाने भी इन लोगों के साथ इनकी टीम में ज्वाइन हो जाता है। वो आज से इनोगामी और बाकियों के साथ ही काम करेगा। इसके बाद रात का सीन दिखाया गया जहाँ पर शिकी कबाने से कहता है वैसे तो यार मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, पर अगर तुम्हें सोफे पर नींद नहीं आ रही हो तो तुम मेरे कमरे में सो सकते हो, वहाँ तुम्हें अच्छे से नींद आएगी। और भाई यहाँ पे पता चलता है कि शिकी अब कबाने को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा है। दूसरी तरफ इनोगामी को दिखाया गया जो कि किसी से कॉल में बात कर रहा है। वो उसे कहता है मेरे पास एक डीमन बॉय है और तो उसके पास एक लाइफ स्टोन भी मौजूद है, ये हमारे लिए होप है या फिर एक बड़ा खतरा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। और इन सबके बीच कबाने को दिखाया जाता है जहाँ उसकी एक अलग ही परेशानी खड़ी हो चुकी थी क्योंकि उसे इतने नरम और गद्देदार बिस्तर पर सोने की आदत नहीं, इसलिए उसे यहाँ पर नींद ही नहीं आ रही है। वो बेचारा ऐसी यहाँ पर पूरी रात जागता ही रहता है। और ये दूसरी तरफ दिखाया गया कि इनोगामी जिस लेडी से कबाने के बारे में बात कर रहा था उसके इरादे कुछ ठीक नहीं। अगले दिन इनोगामी उन सभी को उस लेडी का आने खबर देता है। वो एक पुलिस की मेंबर होने के साथ साथ एक फॉक्स किमोनो भी है। इनोगामी शिकी से कहता है तुम्हारी जिम्मेदारी है कबाने को उसके पास ले जाकर उससे मिलाना। इसके बाद वो लोग जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि तभी इनोगामी कबाने के पास आकर उसे गुड लक का चांद देते हुए कहता है तुम इसे अपने पास ही रखना। दूसरी तरफ इधर पुलिस स्टेशन में दिखाया गया जहाँ पर वो लेडी यानी कि नारी आ चुकी थी। उसकी अदा देख के तो यहाँ पर सब पुलिस ऑफिसर के होश उड़ जाते हैं, बस परफ्यूम की खुशबू से ही सब उसके नशे में चले गए थे। इधर कबाने और बाकी सभी पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे थे और यहीं पर रास्ते में इतने सारे लोगों को देखकर कबाने हैरान हो गया कि भाई सच में इतने सारे लोग रहते हैं इस दुनिया में। शिकी कुछ ज्यादा जल्दी में होता है और उसे वहाँ पर जल्दी पहुंचना है, पर ये कीड़ा तो यहाँ पर बस समय बर्बाद कर रहा था। तो शिकी उस पर काफी चिल्लाता है और अब काफी देर बाद वो लोग पुलिस स्टेशन में पहुंच ही जाते हैं। लेकिन यहीं पर दिखाया गया कि कोई लड़की उन्हें ऊपर से खड़ी देख रही है। शिकी आकर रिसेप्शन में बताता है कि हमें नारी से मिलना है, अपॉइंटमेंट है हमारी, पर उस बेचारे की तो यहाँ पर कोई इज्जत ही नहीं होती। रिसेप्शन में बैठा आदमी उसे मुंह पर ही मना कर देता है कि बच्चों को यहाँ पर आना अलाउड नहीं। इतने में वहाँ पर एक लड़की आकर कहती है लेडी नारी आपके बारे में पूछ रही है, आइए मेरे साथ। ये सुनकर शिकी उस आदमी को चिढ़ाने लगता है, लेकिन तब वो लड़की कहती है मैं सिर्फ यहाँ पर कबाने को लेने आई हूँ, नारी ने बस उसे ही बुलाया है। इससे तो बेचारे शिकी की एक बार फिर से इज्जत का कचरा हो गया। कबाने उस लड़के के साथ जाने लगा। कुछ देर बाद वो उसे गेट के पास लाती है और अचानक ही उसे पीछे से धक्का मार के अंदर भेजती है। यहीं वो लेडी नारी भी बैठी थी और कबाने का स्वागत करती है। उसे बिठाकर उसे कहने लगी तो तुम हो कबाने, सुना है मैंने कि तुम एक किमोनो हो और साथ में तुम्हारे पास एक लाइफ स्टोन भी है। तो कबाने इस पर हाँ कहता है और क्योंकि लाइफ स्टोन बहुत ही रेयर होते हैं तो नारी उसे एक बार देखना चाहती है। कबाने फिर लाइफ स्टोन को अपने गले से निकाल कर दिखाता है, जिस पर नारी उसे कहती है वैसे क्या तुम्हें पता है कि किस काम आता है। तो कबाने मना कर देता है और कहता है कि बस मैं इतना जानता हूँ कि ये चीज मुझे मॉन्स्टर बनने से रोकती है।
इनारे से बताने लगी, देखो इंसान जो भी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किमोनोस उन्हीं को लेकर जिंदा रहा करते हैं। तो अगर हम लोग के पास ऐसे और भी लाइफ स्टोन हो जाए तो मुझे ह्यूमंस को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी वो उस लड़की को इशारा करती है, जो देख के वो झटके में कवाने का सर काट के उसके शरीर से अलग कर देती है। और इनारी वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स को बुलाकर कहने लगी, इसकी बॉडी को जलाकर राख कर दो और इसके सर को संभाल कर रखना। वो लोग उसके सर को एक ब्रीफ केस में रख देते हैं और जैसे ही इनारी उस ब्रीफ केस को उठाने की कोशिश करती है तो उसे उठा ही नहीं पाती, शायद कवाने को ज्यादा ही भारी है। वहीं उसकी असिस्टेंट जिसका नाम कौन होता है वो उसे कहती है, आप चिंता मत करो, मैं ये आपके लिए उठा दूंगी। तो इनारी भी काफी खुश होकर उस ब्रीफ केस की जिम्मेदारी उसको देकर जाने लगी और कहती है, वैसे इसके कुछ दोस्त भी साथ में आए थे तो तुम जरा उन्हें भी संभाल लेना। जर्सी के कवानी के लेट होने पर काफी गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसे काफी समय हो चुका है गए हुए, लेकिन तभी कवानी वहाँ पर आ जाता है। शिकी उसके हाथों में ब्रीफकेस देकर उससे पूछता है, अब भला हमें इसका क्या करना है। उसे लगा कि शायद उन्हें निगामी को देना है, जिस पर कवानी कहता है कि नहीं, ये नारी को देना है। और शिकी को इस सुनकर काफी गुस्सा आता है क्योंकि नारी उसे हमेशा से ही पसंद नहीं। शिकी को अब जैसे ही उस पर शक होने लगा तो कौन अब अपने असली रूप में आ जाती है, इसके पास अपना रूप बदलने की पावर्स है। शिकी उससे कहता है, ओह लगता है तुम नारे की तरह ही हो, एक फॉक्स डीमन। कौन अब जल्दी से उन दोनों से दूर होकर अपनी पूंछ से पूरी जगह पर आग लगा देती है। शिकी और अकीरा उससे किस तरह बचते हैं और उससे कहते हैं, आखिर तुम कर क्या रही हो, इस पूरी जगह को तुमने आग से भर दिया, इससे तो यहाँ पर काम करने वाले लोग जल भी सकते हैं। तो वो उसे कहते हैं, अरे चिंता मत करो, ये लोग लेडी नारी की कठपुतली हैं। शिकी अब गुस्से में इनारी की काफी ज्यादा बुराई करने लग जाता है तो कौन ही सुन नहीं पाती। वो एक साथ काफी सारे फायरबॉल से इन लोगों पर अटैक्स करती है। शिकी किसी तरह अपनी वेब्स के इस्तेमाल से आसपास रखी स्टील को एक शील्ड की तरह रखकर खुद को बचाता है। और जैसे ही कौन का अपना ध्यान भटका, शिकी इतने में जाकर उससे ब्रीफकेस छीन लेता है और उसे खोलते ही वो देखते हैं कि भाई अंदर तो कवाने का सर पड़ा हुआ है। वो उन दोनों से कहता है, कैसे हो तुम लोग। ये देखो तो अगर डर के मारे बेहोशी हो गया, मतलब यार सही में ऐसा कटा हुआ सर बोलने लग जाए तो कोई भी डर ही जाएगा। कौन ये देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है तो शिकी दोनों को ही उठाकर किस तरह वहाँ से निकाल के एक सेफ जगह पर आ जाता है। कवानी को तो भाई जैसे कोई टेंशन ही नहीं होती, वो मस्त उससे बात करता है, लेकिन शिकी को ये बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि यार कटा हुआ सर अब उससे बात कर रहा है। कवानी उससे कहता है, तुम मुझे उसके ऊपर फेंक दो और बाकी काम मैं खुद कर दूंगा। लेकिन शिकी इसके लिए पहले तो नहीं मानता क्योंकि कवानी के पास अब उसका पूरा शरीर नहीं है। कौन इधर उन लोगों को ढूंढ ही रही थी कि तभी शिकी आकर कवानी को उसके ऊपर ही फेंक देता है। और जैसे ही अब उड़ते हुए कौन के पास आता है तो वो आकर उसके कंधे पर एक जोरदार बाइट करता है। कवानी ने यहाँ पर उसे इतना जोर से काटा होता है कौन वहीं पर बेहोशी हो जाती है और आसपास की सभी चीजें वापस से नॉर्मल हो गई। इसका मतलब ये सब बस क्रिएट किया गया था, इल्यूजन था। यही अब धीरे धीरे कवानी भी अपनी बॉडी को हील करना शुरू करता है। मतलब सही में ये एक इमॉर्टल ही है, कोई भी इसे मार नहीं सकता। इसके बाद वो लोग निकल कर बाहर आते हैं जहाँ पर नोगामी उन्हें सामने खड़ा मिलता है। वो उन्हें कहता है, आगे तुम लोग, मुझे पता था तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही होगा, चलो कोई नहीं अब कार में बैठो। और तब वो कवानी से पूछता है, तो तुम्हारा गुड लक चार्म कहाँ गया। तो इस तरफ यहाँ पर इनानी को दिखाया गया जो कि उस लाइफ स्टोन को मिलने पर कुछ ज्यादा ही खुश हो रही थी। लेकिन तभी उस स्टोन के अंदर कुछ बदलाव होता है और तब उसे पता चलता है कि उसका तो कट चुका है क्योंकि ये असली वाला लाइफ स्टोन नहीं है। तभी उसे निगामी का एक कॉल आता है जहाँ उसे कहता है, अरे यार तुमने तो इन बच्चों को मार ही दिया था, मुझे लगा था कि हम लोग दोस्त हैं पर तुम तो धोखेबाज निकली। वैसे ही याद रखना अगली बार जब तुम आओगी तो तुम्हारा सामना मुझसे होगा। और भाई यहाँ पर ये पता चलता है कवानी ने असली लाइफ स्टोन को अपने मुंह के अंदर छुपा रखा था। शाम में निगामी सबसे कहता है, तो आज कवानी के इतने अच्छे कारनामे खुशी में चलो आज हम लोग एक पार्टी करते हैं घर जाने से पहले। तो इस यहाँ पर कौन को दिखाया गया जो कि अभी भी इस हालत में कवानी के सर के पीछे ही पड़ी हुई थी और उसकी हालत अभी बहुत ज्यादा ही खराब होती है। इधर निगामी और बाकी सब भी अपनी डिनर पार्टी करके आ रहे थे और यहाँ शिकी और अकीरा ने तो कुछ ज्यादा ही ठूस कर खा लिया है। तभी कौन उनका पीछा करते हुए उनके पास आ जाती है जहाँ उसे अभी बस किसी तरह कवानी का सर चाहिए, पर हालत इतनी खराब होने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद निगामी उसे घर लाकर उसे कुछ खाने को देता है ताकि उसकी हालत ठीक हो सके। लेकिन यार ये लड़की तो अभी मानने को तैयार नहीं, उसे बस कवानी का सर चाहिए। कुछ देर बाद निगामी के पास एक कस्टमर आता है तो अब कवानी और बाकी सबको एक नया मिशन मिल जाता है। उसी वक्त निगामी कौन से कहता है, अगर तुमने इस मिशन को कंप्लीट कर दिया तो मैं तुम्हें खुद कवानी का सर दूंगा। इसके बाद वो लोग सब साथ में इस मिशन पर जाते हैं और ये मिशन कुछ ज्यादा ही आसान था, उन्हें बस दो प्यार करने वालों को एक साथ मिलाना था। रात में जब वो लोग काम खत्म करके ऑफिस से पहुंचते हैं तो निगामी कौन से कहता है, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था तुम अपनी आंखें बंद करो और मैं तुम्हें कवानी का सर दूंगा। और तब वो फ्रिज में से एक ऑरेंज निकाल कर उस पर अपनी कोई पावर इस्तेमाल करता है, इससे वो ऑरेंज अब बिल्कुल ही कवानी के सर जैसा दिखने लग जाता है। और सर मिल जाने के बाद कौन उन लोगों को थैंक्स कह के वहाँ से चली जाती है। मतलब यार बेचारी को तो पता तक नहीं कि उसके साथ एक प्रैंक हो चुका है, वो तो निगामी का एक इल्यूजन था। शिकी कहता है, भला इसका फायदा क्या हुआ, उसे जब पता लगेगा कि वो नकली सर है तो वो वापस फिर आ जाएगी। लेकिन निगामी के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं क्योंकि अभी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और मिशन है। अगले सुबह निगामी सभी से कहता है, तो तैयार हो जाओ, आज तुम्हारे लिए एक नया मिशन है। अकीरा कहता है, मैं कवानी के साथ जाऊंगा, मैं उसे अपने मास्टर की तरह मानता हूँ। निगामी को सुनने को समझ नहीं आता तो शिकी उसे बताता है जब आज सुबह अकीरा नहा रहा था तो वहाँ पर एक कीड़ा आ गया। लेकिन तब कवानी ने वहाँ पर आकर बस उसे अपने हाथ से उठाकर उससे बाहर फेंक दिया। तब से ये कीड़ा ने कवानी को अपना मास्टर मानना शुरू कर दिया है। निगामी के पास आज एक नया मिशन आया है। वैसे ये वाला मिशन वो देना तो कवानी को चाहता था पर अब अकीरा भी साथ में होगा उसके। असल में हुआ ये है कि रिवर में कुछ बड़े अजीब क्रीचर्स आने लगे हैं और वहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनकी डेथ बड़ी अननेचुरल तरीके से होने लग गई है। निगामी दोनों से कहता है, सोच लो एक बार फिर, उस जगह पर कुछ भी हो सकता है, तुम दोनों कर पाओगे ये मिशन। कवानी तो उसके लिए रेडी था, उसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अकीरा सुन के थोड़ा डर गया था पर फिर भी उसे हाँ कहना पड़ता है। जाने से पहले निगामी कवानी से कहता है कि वहाँ से हमें जितने भी लाशें मिली हैं उन सभी
उन्हें सिर्फ कंकाल ही मिले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कुछ नए टाइप के क्रिएचर्स आ चुके हैं। कबाने और अकीरा अब उस रिवर के पास पहुंच चुके थे, पर अकीरा तो इसके लिए कुछ ज्यादा ही तैयारी करके आया है, लेकिन जमीन पर जमी हुई काई की वजह से यहाँ पर काफी फिसलन है, तो उसका ये सूट किसी काम का नहीं। अंदर जाते हुए अकीरा कबाने से कहता है, दरअसल तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो। असल में मेरा एक जुड़वा भाई है, उसे ढूंढने के लिए मैं इनोगामी के पास आया था। हम लोग का एक बहुत पुराना क्लैन है जो कि दूर माउंटेन्स के बीच रहता है। वहाँ पर सिर्फ फीमेल्स है और कोई मेल यानी कि लड़का वहाँ पर सिर्फ 100 सालों में एक बार जन्म लेता है। अकीरा और उसके भाई ने सोचा हुआ था कि जब वो बड़े होंगे तो वो एक दिन इस विलेज को छोड़ देंगे, लेकिन जब एक दिन उन दोनों ने उस जगह से भागने की कोशिश की तो इसमें वहाँ अकीरा अपने भाई से अलग हो गया था। पर उसे अब भी यकीन है कि उसका भाई वहाँ से बाहर निकल गया होगा और उसे ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएगा। कबाने उससे कहता है, तो इसका मतलब तुम एक स्नो किमोनो हो, तो फिर तो तुम स्नो या फिर आइस को कंट्रोल कर सकते होगे। लेकिन ऐसा नहीं था। अकीरा अपनी पावर ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसलिए उसे आइस को कंट्रोल करने में काफी दिक्कत आती है। कबाने उससे कहता है, तो चलो कम से कम इस पानी को फ्रीज करके तो दिखाओ। इस पर अकीरा कहता है कि हाँ ये हो तो जाएगा, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा। वो लोग वहाँ पर बैठ के बातें कर रहे थे कि तभी पानी के अंदर से एक क्रीचर बाहर निकल के आता है और बहुत ही तेजी से अकीरा को पकड़ लेता है। लेकिन तब ये देखते ही कबाने उसे किसी तरह बचा लेता है। कबाने सोचता है, यार वैसे तो ये वाइल्ड एनिमल्स किसी पर भी ज्यादा अटैक नहीं करते, लेकिन ये वाला कुछ अलग है। वो क्रीचर एक बार फिर से आगे बढ़ के अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तब वहाँ पर एक लोमड़ी जैसे दिखने वाली बिल्ली आकर उसे रोक लेती है और इसका नाम है तानुकी। दरअसल इसे इनोगामी ने भेजा है और इसे तुम लोग इनोगामी का एक पेट समझ लो। अकीरा उसे देख काफी खुश होता है। उसके पास इनोगामी का एक लेटर भी था, इसमें इनोगामी ने उन्हें बताया है कि इन सब के पीछे एक फ्रॉग किमोनो है जो कि लोगों को खाया करता है। और साथ ही वहाँ पर एक पाउच भी था जिसमें इनोगामी ने काफी सारा ब्लड भेजा है। अगर ये लोग इसे पानी में डालेंगे तो सारे के सारे फ्रॉग किमोनो इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे और उनके बाहर आते ही इन दोनों का काम है उन्हें संभालना। वो लोग जैसे ही अब ये सब पढ़कर ब्लड को रिवर के अंदर फेंकते हैं तो अचानक ही उसी वक्त एक साथ काफी सारे फ्रॉग किमोनो बाहर निकल के आते हैं। वो सब अब एक साथ अकीरा को निशाना बनाकर उस पर अटैक करने लगे, लेकिन बीच में कबाने आकर उन्हें संभाल लेता है। अकीरा ये देख के कुछ ज्यादा ही डर गया था, तो इसलिए कबाने और तनिको को भी मिलकर इन्हें संभालना पड़ता है। लेकिन यार कबाने भी इतने सारों को कितनी देर तक ही संभाल पाएगा, तो अब अकीरा का आइस मैजिक ही काम आ सकता है इन सबको रोकने के लिए। वो कोशिश तो करता है पर फिर भी वो अपनी पावर्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। कबाने भी तरह कमजोर पड़ रहा था और उनमें से एक किमोनो फ्रॉग कबाने को अचानक ही काट लेता है। अकीरा भी ये देख के कुछ ज्यादा ही डर जाता है और अब कबाने को बचाने के लिए वो इस बार अपनी पावर्स को अनलॉक कर लेता है। उसके आइस मैजिक की वजह से सारे के सारे फ्रॉग्स के साथ तो कबाने की बिल्कुल भी जम जाती है। अकीरा को ये देख के खुद पर यकीन नहीं होता कि ये पावर्स उसकी है। कबाने भी हैरान था और कहता है, यार तुम्हारी पावर्स तो सच में गजब है। वो दोनों ही खुश थे, चलो कम से कम मुसीबत टली। और अकीरा वहाँ पर उसके साथ एक सेल्फी लेता है ताकि वो शिकी को दिखा सके कि उसने आज क्या क्या किया। अगले दिन कबाने ऐसे ही ऑफिस की सफाई कर ही रहा था कि तभी उसके अपने सामने दरवाजा दिखता है। उसे याद आता है कि इनोगामी ने तो उसे इस दरवाजे को खोलने से मना किया हुआ है। वो जैसे अब उस दरवाजे के पास आता है, एक हाथ अचानक ही बाहर निकल कर उसे अंदर खींच लेता है। कुछ देर बाद शिकी इनोगामी को बताता है कि कबाने सुबह में हॉल की सफाई कर रहा था, पर कुछ देर से वो दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं वो कहाँ गया। इनोगामी अभी सुनते ही दौड़ते हुए उस दरवाजे के पास जाता है और जल्दी से उस कमरे के अंदर जाकर देखता है जहाँ पर कबाने एक लड़के के साथ था। शिकी और अकीरा देख के हैरान थे कि ये कौन है जो स्टोर रूम में रह रहा है। इनोगामी उससे कहता है, मिहाई, इस तरह से कबाने से अपने काम कराना बंद करो। तब अकीरा के पूछने पर वो बताता है कि मेरा नाम मिहाई है और मैं एक वैम्पायर हूँ। असल में यार ये इनोगामी का एक साथी है जो उसे नए नए मिशन और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। और अभी कबाने उसे कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा तो वो उसे अपना नौकर बनाना चाहता है। और कबाने ठहरा बेचारा बोला सा बच्चा, तो वो भी उसकी बात मान लेता है। अब बाहर आकर इनोगामी सभी से कहता है, देखा इसलिए मैंने तुम लोगों से कहा था उस कमरे से दूर रहने के लिए। वो सभी को बताता है कि मिहाई काफी लंबे समय से मेरे साथ है और वो एक वैम्पायर टाइप की मोनो है। उसके पास काफी अच्छी फिजिकल एबिलिटीज होने के साथ साथ काफी अच्छी नॉलेज भी है। मिहाई ने इनोगामी के ऑफिस के लिए एक वेबसाइट बनाई और उसने सबके मोबाइल फोन में कुछ ऐसा किया हुआ है जिससे कोई भी उन्हें ट्रैक न कर पाए। इनोगामी कहता है, बस तुम लोग अब उससे दूर रहना, नहीं तो तुम भी उसके नौकर बन जाओगे। इसके बाद अगली सुबह दिखाया जाता है कबाने मिहाई के लिए पानी लेकर आया था और जब शिकी देखता है तो उसे ये चीज बहुत बुरी लगती है कि मिहाई ने कबाने को ऐसे नौकर बनाकर रख रखा है। इस पर मिहाई कहता है, अच्छा ठीक है, अगर तुमने मुझे पंजे में हरा दिया तो मैं इसे छोड़ दूंगा। जो सुनकर शिकी भी इसके लिए मान जाता है, पर मिहाई के लिए तो उसे हराना एक बच्चों जैसा खेल था। ये देखिए कबाने कहता है कि मैं भी ट्राई कर लूं, तो मिहाई उसके लिए हाँ कर देता है। पर यार कबाने के लड़ने का भी कोई फायदा नहीं, मिहाई उसे भी कुछ देर में हरा देता है। इसके बाद मिहाई उसे कुछ सामान लेने के लिए मार्केट भेज देता है। कबाने जाते हुए सोचता है कि यार ये मियाँ तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, उसने तो मुझे कितनी आसानी से हरा दिया। वो पार्क में एक बेंच पे बैठकर यही सोच रहा था कि उसे पावरफुल बनने के लिए और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। तभी पीछे पेड़ पे से एक लड़की नीचे गिरती है और ये और कोई इनेबल की कौन थी। उसे देखते ही कबाने जल्दी से अपने सर को ढक लेता है कि कहीं वो फिर से उसके सर के पीछे न पड़ जाए। इस पर कौन उसे कहती है, अब इसका कोई फायदा नहीं। उसे बताते है कि जब मैं तुम्हारा सर लेकर इनारे के पास गई तो वो उस वक्त मुझे निकाल कर किसी और को हायर कर चुकी थी, उसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। बातों बातों में कबाने उसको फाइट के लिए पूछता है क्योंकि अभी उसे ट्रेनिंग करनी है। शुरुआत में तो यहाँ पर कौन के अटैक्स कबाने के ऊपर भारी पड़ रहे थे और कबाने हार रहा था, लेकिन तभी वो अपने सर से उसके ऊपर एक जोरदार वार करता है, इससे कौन की नाक से आप खून भी निकलने लग गया था। तो इस तरफ इनोगामी को दिखाया गया जो कि देखकर हैरान था कि आज मियाई अपने कमरे से बाहर आ चुका है। मियाई बताता है कि वो और वीडियो गेम नहीं खेल सकता क्योंकि जब मैं कबाने से पंजा लड़ा रहा था तो उसने तो मेरे हाथ को ही तोड़ दिया, इसे ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। मतलब यार देख रहे हो कितनी ज्यादा पावर
पावर से कबाने में हाथ ही तोड़ दिया उसने तो मिहाई का। वो अब जाकर लैपटॉप पर एक मिशन को चेक करता है तो इनुगामी जल्दी से आकर उसे रोकता है कि भाई तुम्हारे काम का नहीं। मिहाई कहता है वैसे ये मिशन वो लोग भी कर सकते हैं, पर इनुगामी ये नहीं चाहता क्योंकि अब तक सबसे खतरनाक मिशन है, इसमें उन लोगों की जान भी जा सकती है। यहाँ इधर कौन को दिखाया जो कि कबाने के पास ही सो गई थी। अब वैसे इसके पास जाने के लिए कोई घर भी नहीं तो जाएगी कहाँ। लेकिन कबाने को देर हो रही थी, उसे वापस जाना है, लेकिन जाने से पहले उसे वादा करता है कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, चिंता मत करो। कौन कहते हैं कि चलो ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और ये मुझे लगता है कि इसे प्यार हो चुका कबाने से। अब जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि इनुगामी यहाँ पर नहीं है। मिहाई सभी को बताता है दरअसल वो कहीं बाहर गया हुआ है और उसने मुझसे कहा कि तब तक इस केस को मैं सॉल्व करूँ। मिहाई इन लोगों को एक नए मिशन के बारे में बताता है और इसकी प्रैक्टिस के लिए मिहाई उन लोगों को हीटर वाले रूम में लाता है जहाँ पर ये तीनों आकर हीटर्स के सामने बैठ जाते हैं और शिकी तो बिल्कुल टेम्परेचर को हाई करके खुद को इस मिशन के लिए तैयार करता है। इसके बाद मिहाई सभी को अगले मिशन के लिए भेजता है और उन्हें बताता है कि बग बाइट इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी में 3 साल पहले 16 लोगों ने सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन काफी खराब हो गई और तो और वो लोग बैंकरप्ट भी होने लगे। और पिछले साल उन लोगों ने पता नहीं कैसे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाया है और वहाँ पर सब सुसाइड वाले केस भी आना बंद हो चुके हैं। तो तुम लोग का मिशन ये पता लगाना है कि अचानक से कंपनी इतनी कैसे बदल गई और सारे सुसाइड रुक क्यों गए। दूसरी तरफ यहाँ पर दिखाया जाता है कि मिहाई ने इनुगामी को कमरे में बंद करके रखा था और कुछ कोड्स भी लगा रखे थे डोर को लॉक करके, तो उसे अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो पहले सॉल्व करना होगा। और भाई इसका सीधा मतलब ये है कि मिहाई ने इन लोगों को उसी मिशन पे भेज दिया है जिसके लिए इनुगामी ने इसे कुछ देर पहले मना किया था। इधर शिकी यहाँ पर उस बिल्डिंग के अंदर चुपके से घुस जाता है और हाँ इस वक्त तो इनविजिबल है। मिहाई ने यहाँ पर अपनी एक रिमोट कंट्रोल कार ही भेजी है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, यहाँ तक कि वो गायब भी हो सकती है जो कि उनके मिशन में बहुत मदद करेगी। शिकी तभी खिड़की से कमरे के अंदर झांकता है तो वहाँ पर देखता है काफी सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक काम करते हुए उनमें से एक आदमी काफी परेशान हो चुका था और वहाँ से बाहर भागने लग गया क्योंकि वो जॉब छोड़ना चाहता है। पर तब वहीं पर एक लेडी आकर उसे रोकती है और कहती है ओ तो तुम कुछ ज्यादा डरे हुए हो, मेरे साथ आओ मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो लेडी उसे अपने साथ एक अंधेरे कमरे में लेकर आती है और जैसे ही वहाँ पर लाइट ऑन होती है तो एक मॉस्किटो जैसे दिखने वाली औरत उसके कान के अंदर अपनी स्टिंग घुसाकर उसे बुरी तरह से खाने लग जाती है। ये देख के तो क्या उल्टी आने लग गई थी और ये चीज कैमरा की मदद से कबाने और अकेला भी देख रहे थे। उस औरत ने उसके दिमाग को अंदर से पूरी तरह से खत्म करके उसे अपने कंट्रोल में ले लिया था। शिकी भी देख के हैरान था कि आखिर इतना कुछ होने के बाद याद में जिंदा कैसे है। कबाने इन लोगों की कुछ बातें सुन लेता है और मिहाई को बताता है कि लोग कुछ ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। इस पर मिहाई उसे थोड़ा रुकने के लिए क्या कि इनुगामी के पास जाकर उससे पूछता है क्या तुम्हें दिमाग खाने वाले मॉस्किटो डीमन के बारे में कुछ पता है। तो इनुगामी उसे बताता है कि उन्हें कबूबा किमोनो कहा जाता है, उन्हें बस लोगों का खून पीना अच्छा लगता है लेकिन कभी कभी वो ऑर्गन्स और ब्रेन को भी खाया करते हैं। मिहाई ये सुन के सबको अच्छे से ये बात समझा देता है और यार इसका मतलब ये हुआ जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनमें से किसी के पास भी दिमाग नहीं है। शिकी उसे बताता है कि 3 डीमंस हैं तो हम लोग मिलकर इन्हें संभाल सकते हैं, पर भाई अब ये लोग 3 भी नहीं बस 2 ही बचे हैं क्योंकि अकीरा तो पहले डर के मारे बेहोश हो चुका है। तो शिकी सोचता है ऐसे में तो हम हार जाएंगे और वह वापस जाने की सोचता है क्योंकि अभी इन लोगों के पास कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है। लेकिन मिहाई ये नहीं चाहता कि अब ये लोग इस मिशन को रोके, इसलिए वो अपनी कार को दीवार पर बार बार टक्कर मारने लगता है, इससे आवाज होने की वजह से उनमें से किमोनो बाहर आ जाती है। वो उस कार को लेकर छुपा लेती है और बाकी उससे कहती है कि नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं है। शिकी सोचता है चलो कम से कम मैं तो बच गया, लेकिन इतने में ही उनमें से एक उसके सामने आ जाती है और वो शिकी को इनविजिबल होने के बाद भी देख सकती थी, पर वो इससे पहले कुछ करती मिहाई की कार से उसे एक बहुत तेज शॉक लगता है जो कि उसने अपनी जेब में रख रखा था। मिहाई शिकी से कहता है इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया पर अब तुम्हें खुद ही लड़ना होगा, लेकिन यही उसकी हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब होती है। शिकी तो कुछ बोल ही नहीं पाता और लंबी लंबी सांसें लेता है। मिहाई समझ जाता है कि इसका मतलब इसे एक पैनिक अटैक आ चुका है और वो कहता है अब तो अभी मजा आएगा। शिकी को इधर अपने बचपन के बारे में याद आने लगा जहाँ जब वो छोटा था तो हमेशा अपनी माँ के साथ रहा करता और उसे ये बात याद नहीं है कि वो अपनी माँ से अलग कैसे हुआ। दूसरी तरफ मिहाई कबाने को बताता है तुम लोगों को जल्दी से जल्दी शिकी की मदद करनी होगी, वो मुसीबत में फंस चुका है। जो सुनकर कबाने उसकी तरफ जाने लगता है लेकिन तभी उनमें से एक मॉस्किटो किमोनो उसके सामने आ जाती है, पर यार इसे शायद ये नहीं पता कि किसे लड़ने आई है। देख लो कुछ सेकंड्स में कबाने ने इसकी क्या हालत कर दी है। शिकी भी जानकर हैरान होता है कबाने ने इतनी जल्दी उस डीमन को हरा दिया और उससे अपने आप पर गुस्सा आता है कि मैं किस तरह लाचार बैठा हूँ। इधर वैसे उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था और मिहाई ऊपर से उस पर और नमक छिड़कते हुए कहता है तुम तो दोनों से सीनियर होकर भी ऐसे डरपोकों की तरह कर रहे हो। ये सुनते ही शिकी ने गुस्से में आकर मिहाई की कार को ही तोड़ दिया। यहीं पर वो डीमन मॉस्किटो भी आ चुकी थी, लेकिन भाई अपना शिकी भी कुछ कम नहीं, उसने अचानक उसको अपने वेब्स की जाल में फंसा लिया था, जिसके बाद वो ऊपर से कूदकर उसे मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है। इतने में कबाने और अकीरा भी पहुंच चुके थे और शिकी दूसरी वाली मॉस्किटो डीमन को वेब्स में बांध देता है। वो दोनों आपस में बंधे हुए थे कि तभी उनकी सबसे बड़ी वाली बहन आ जाती है और यार इसने तो अपनी बहनों तक को नहीं छोड़ा, उन दोनों के अंदर अपनी स्टिंग घुसा के उनका दिमाग खा जाती है। कबाने ये देखते ही उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो इतनी फास्ट होती है कि वो उसके अटैक करने से पहले ही अपनी स्टिंग उसके आर पार कर देती है। साथ ही अब यहाँ शिकी भी काफी घायल हो चुका था तो वो भी कुछ नहीं कर पाता। तब अकीरा थोड़ा सा अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें बर्फ में जमाने की कोशिश करता है, पर वो भी यहाँ कुछ नहीं कर पाता। इधर कबाने किसी तरह अभी उससे लड़ने में लगा था, पर इसका भी कोई फायदा नहीं क्योंकि वो उसका हाथ ही तोड़ देती है। दूसरी तरफ मिहाई बैठा कबाने से कहता है तुम ऐसे कभी जीत नहीं सकते, अपनी किमोनो पावर्स को रिलीज करो, बस वही एक जरिया है तुम्हारा जीतने का। और भाई कबाने के ऊपर अब इन दोनों की जिम्मेदारी है। तो वो पूरे गुस्से में आकर अपनी किमोनो पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू करता है और ये पावर्स इतनी ज्यादा थी कि उसका हाथ भी हील हो जाता है। कबाने उस मॉस्किटो डीमन की टेंटिकल्स को एक ही बार में खींच के तोड़ डालता है। ये देख के तो उसकी भी बुरी तरह से फट जाती है कि आखिर इस लड़के में इतनी पावर्स अचानक से कहां से आ गई। कबाने सोचता है ये तो वही पावर्स है ना जो कि मैंने काफी समय पहले इस्तेमाल
की थी। वो अब उस मॉस्किटो डीमन को मारने ही जाने लगा कि तब उसे इनुगामी की आवाज आती है जो कि उसे कहता है जल्दी से जल्दी तुम लोग अब वापस आ जाओ, हमारा काम है बस इन्वेस्टिगेशन करना और केसेस को सॉल्व करना, न कि किसी को मारना। यहाँ से आगे बिनारी संभाल लेगी तो तुम लोग अब वापस आ जाओ। ये सुन के कबाने उस डीमन को वही छोड़ के पीछे हट जाता है। जिसके कुछ देर बाद वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम है नोबीमारू। ये नानी का पर्सनल असिस्टेंट है। ये वही है जिसने अब कौन की जगह ले लिया है। कबाने से बात करने के बाद वो उस मॉस्किटो डीमन के पास आकर उसकी बॉडी पर कुछ निशान लगाता है, जिसके बाद उसकी बस एक चुटकी बजाते ही वो पूरी तरह से जल जाती है। कबाने से पूछता है कि भला तुम ये क्यों कर रहे हो? तो नोबीमारू से बताता है कि ह्यूमंस किमोनो की एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं जानते, इसलिए हम लोग यहाँ पर किमोनो से मिला कोई भी सुराग नहीं छोड़ सकते। वैसे तुम्हें यहाँ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, पहले अपने साथियों को देखो, इनकी हालत ज्यादा खराब है और याशिकी की हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब होती है। कबाने अब वहाँ से जाने लगा कि तभी नोबीमारू उसे रोकते हुए कहता है मैं तुम्हें एक सीक्रेट जानकारी देना चाहता हूँ, और वो ये कि नारी अभी भी तुम्हारे लाइफ स्टोन के पीछे पड़ी है, लेकिन वो उसे छीनना नहीं चाहती बल्कि चाहती है कि कबाने खुद उसे वो दे दे, क्योंकि अगर उसने वो लेने की कोशिश की तो निगाह फिर से उसके रास्ते में आएगा। इसलिए उसका मकसद अब ये है कि कबाने किसी तरह वो लाइफ स्टोन उसे खुद ही ला कर दे दे, इसलिए वो उसे सावधान रहने के लिए कहता है। और कबाने के पूछने पर वो बताता है कि असल में तो मैं नारी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया गया जहाँ पर सुबह सुबह सभी इसी मिशन के बारे में बात कर रहे थे। इनुगामी कहता है तुम लोगों ने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया इस मिशन को कंप्लीट करके, तुम लोग तो सच में काफी स्ट्रांग हो चुके हो। और साथ ही वो मिहाई को एक वार्निंग देता है कि बेटा अगर आज से तूने कुछ ऐसा किया तो तुझे मैं बोरे में पैक करके वहीं भेज दूंगा जहाँ से तू आया है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी सो रहे थे, पर कबाने को यहाँ पर नींद नहीं आती क्योंकि उसे शिकी और अकीरा की फिक्र सता रही थी, और वो उठ के उनकी दिल की धड़कन को सुनने लगता है ये चेक करने के लिए कि वो जिंदा है या नहीं। और अगली सुबह से तो कबान शिकी के पीछे ही घूमने लग जाता है, उसे कुछ ज्यादा ही परवाह होने लगी थी उसकी। वो बिल्कुल शांत खड़ा था और सोचता है कुछ तो है जो मैं भूल रहा हूँ। तब उसे याद आता है कल रात तो मैंने कौन से प्रॉमिस किया था कि मैं उससे मिलने आऊंगा। कबाने अब जब पार्क में पहुंचता है तो बेचारी कौन अभी उसका इंतजार कर रही थी। वो उससे माफी मांगता है तो कौन उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए मछलियां भी पकड़ रखी थी, पर अब क्या फायदा, अब तो सब सड़ चुका है। दिल तोड़ दिया कबाने ने तो इस बेचारी का। ये दिखाया जाता है कि इन दोनों को नोबीमारू ऊपर से बैठा देख रहा था। तुम लोग को याद तो होगा वो सीन जहाँ पर दिखाया गया था कि शिकी बचपन में ही अपनी मॉम से बिछड़ गया था, तो इसलिए वो अब जानना चाहता है कि आखिर उसकी मॉम कौन है और कहाँ है। और शिकी जहाँ पर पैदा हुआ था वहाँ भी उसके अंकल रहा करते हैं, तो सब लोग उससे मिलने जा रहे हैं। कुछ देर के सफर के बाद वो लोग उस गाँव में पहुंच जाते हैं। इन गाँव में सभी को छोड़कर शिकी के अंकल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अकीरा और ये लोग अब एक शॉप पे आते हैं थोड़ा टाइम पास करने के लिए। वही घूमते हुए कबाने को वहाँ पर एक बुक मिली जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ निशिगुमो, और इस बुक की कहानी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस है। कबाने से पढ़ना शुरू करता है। ये कहानी एक गरीब आदमी के बारे में। वो जब एक दिन अपने काम से घर आता है तो उसने घर के अंदर एक मकड़ी को देखा, इसलिए वो उसे थोड़ा खाने को देता है। जिसके बाद जब वो अगले दिन उठा तो उसके पूरे घर में सोने के जाले लगे हुए थे जो कि वही मकड़ी लगा कर गई थी। उसने फिर उन जालों को बेचा और एक रात में ही अमीर बन गया। वाह क्या बकवास कहानी है। यही शिकी देखता है कि एक छोटी सी लड़की उसे खड़ी होकर घूर रही है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ऐसे को देख रही है। कुछ देर बाद इनुगामी वहाँ पर आता है और अभी उसके साथ है शिकी का अंकल। अब खुल के बातें करने के लिए वो लोग एक जगह के पास आते हैं जहाँ पर उसका अंकल सभी को बताता है कि मेरा नाम टेडेमारू है और मैं शिकी का अंकल हूँ। ये वैसे कोई किमोनो तो नहीं, पर इसके पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज है किमोनो के बारे में। वो शिकी से कहता है तुम यहाँ पर अपनी मदर के बारे में जानने आए हो ना, तो चलो मैं बताता हूँ। जब मैं एक स्टूडेंट हुआ करता था तो मेरा बड़ा भाई यानी कि शिकी का फादर इसी के ऊपर रिसर्च कर रहा था। ये वही पुरानी कहानी है जो कि अभी कुछ देर पहले कबाने ने पढ़ी थी। शिकी का अंकल और उसके फादर दोनों ही उसके बारे में जानने के लिए जंगल में भटकते रहा करते थे, और वहीं पर उन दोनों ने पहली बार शिकी की मॉम को देखा, और इसके बाद ही कहानी वो आज तक उसे छुपाता आया है। इनुगामी कबाने और शिकी से कहता है हमें शायद अब यहाँ से चलना चाहिए। वो लोग अब आकर बैठ के आइसक्रीम खाने लगते हैं। इतने में शिकी भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है अकेले अकेले पार्टी चल रही है तुम लोगों की। वो उससे पूछते हैं तुम्हारे मॉम डैड के बारे में तुम्हें कुछ पता चला? इस पर शिकी बताता है कि हाँ वो लोग काफी समय पहले मर चुके हैं। और तब कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ इनुगामी और बाकी सबके जाने के बाद ताड़ेमारू शिकी को बताता है कि काफी सालों पहले जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तो तुम्हारी मॉम काफी ज्यादा बीमार थी और किसी कारण से तुम्हारे डैडी भी उस समय मर चुके थे। जिसके बाद जब तक तुम 5 साल के हुए तो तुम्हारी मॉम की हालत भी कुछ ज्यादा बिगड़ चुकी थी और फिर कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। उस समय शिकी ने अपनी मॉम की लाश को भी देखा था, जिसके बाद से उसे पैनिक अटैक्स आने शुरू हो गए। अब ये सब जानने के बाद भी शिकी उन लोगों से बिल्कुल चिल होकर बात कर रहा था, जो देखकर कवानी भी हैरान था और कहता है आखिर तुम ऐसे भी क्यों कर रहे हो? तो अकेला उसे कहता है अरे पागल चुप रहो, वो शायद हमसे अपने आंसू छुपा रहा है। जो सुनकर तो शिकी को भी गुस्सा आता है। अब शाम का सीन दिखाया गया जहाँ पर सभी नहा रहे थे कि तभी अचानक नोबीमारू भी वहाँ आ गया और कहता है क्या बात है, तुमने तो यहाँ आने से पहले बताया तक नहीं। कवानी तो उससे पहले ही मिल चुका था, लेकिन शिकी उससे पहली बार मिल रहा है क्योंकि जब लास्ट टाइम वो लोग मिले थे तब तो ये बेहोशी हुआ पड़ा था। नोबीमारू सबसे कहता है चलो हम लोग आज शाम में जुगनू देखने चलते हैं। इस गाँव में बहुत सारे जुगनू दिखते हैं। इसके बाद रात में लोग ऐसा ही करते हैं और नोबीमारू के साथ जंगलों में आ गए और यहाँ का नजारा तो सही में काफी खूबसूरत है। नोबीमारू कबाने से कहता है मैं सुबह से तुम्हारी जासूसी कर रहा हूँ और मैंने शिकी के पेरेंट्स के बारे में भी सुना। यहीं पर जब जंगलों में थोड़ा घूमते हुए शिकी को वहाँ पर एक पेड़ दिखता है जो कि उसके लिए कुछ ज्यादा पहचाना सा है, क्योंकि बचपन में वो हमेशा आके यहाँ पर खेला करता था और खेलते खेलते वो हर
जगह कुछ निशान भी छोड़ा करता था। शिकी अब उन निशानों को देखते हुए उनका पीछा करने लग जाता है। असल में बचपन में जब भी उसकी मॉम काम करने जाया करती तो उसे मना करती कि उसके पीछे ना आए, लेकिन एक दिन शिकी ने चुपके से उनका पीछा किया और उस जगह पर गया जहाँ पर वो काम किया करती थी। पर जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर उसने भाई ऐसी खतरनाक चीज देखी जिसे वो चाह के भी भुला नहीं सकता। और इस वक्त शिकी उसी जगह पास खड़ा था। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो उसे बचपन की वो चीजें याद आने लगी जो कि उसने उस समय दरवाजे के पीछे देखा था, जहाँ उसकी माँ के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। अब इधर प्रेजेंट में शिकी को वो सब याद करके पैनिक अटैक आ चुका था और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। नोमिमारू और कबानी भी उसके पीछे पीछे आ चुके थे और इस जगह को देखकर नोमिमारू को लगता है ये जरूर वही जगह है जहाँ पर किमोनो से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। वो कहता है अरे हाँ, इनानी ने मुझे वो हीलिंग सिंह के बारे में बताया था। असल में कुछ सालों पहले इस जगह पर किमोनोस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे, क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था कुछ लोग किमोनो का इस्तेमाल करके उनसे कुछ किमोनो प्रोडक्ट्स बनाया करते थे और लोग इन प्रोडक्ट्स को बनाकर मार्केट में बेचा करते हैं। तो इसलिए इन सब चीजों को रोकने के लिए ताकि किमोनो के बारे में ह्यूमंस को पता न चले, इनारी ने सब एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर रोक लगा दी। और तब इनारी के हाथ में काफी लोग के नाम आते हैं जो कि सब करते थे, जिसमें से एक नाम ताड़ेमारू का था, यानी कि शिकी का अंकल वही था जिसने किमोनो के प्रोडक्ट्स बेचे थे मार्केट में, और साथ ही गोल्डन स्पाइडर वेब्स भी उसने क्रिएट किए थे। उसके लिए उसने ये लेबोरेटरी इस्तेमाल की होगी। ये सब सुनने के बाद अब शिकी को याद आता है कि जब उसने दरवाजा खोला तो क्या हुआ था। वहाँ पर उसकी मॉम के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, लेकिन तभी अचानक से किसी ने वहाँ पर आकर उसे बेहोश कर दिया। और जब कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो उसका अंकल ताड़ेमारू उसके सामने था। तब शिकी जब उससे अपनी मॉम के बारे में पूछता है तो वो उसे कहता है अरे चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम का इलाज चल रहा है, हम इसमें बाहर से डॉक्टर्स की मदद नहीं ले सकते, बस इंतजार करो कि वो जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और हर बार जब भी शिकी उससे अपनी मॉम के बारे में पूछता तो ताड़ेमारू उसका बस एक ही जवाब देता, अभी वो ठीक नहीं हुई और समय लगने वाला है। इससे शिकी को एक दिन ये समझ में आ गया कि भाई ये इंसान उसे बिल्कुल ही झूठ पर झूठ कहे जा रहा है। इसके बाद वो फैसला करता है कि मैं खुद ही सच्चाई का पता लगाऊंगा। और इतने सालों तक अपने अंकल के साथ रहने की वजह से उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता और वो कहता है अगर इस समय मेरे अंकल का हाथ हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। दूसरी तरफ इनुगामी को दिखाया गया जो कि ताड़ेमारू के साथ ही है। वो उससे पूछता है जरा बताओगे तुमने वो गोल्डन वेब्स कैसे क्रिएट किया था। इसका मतलब ये कि इनुगामी ऑलरेडी उसकी सारी सच्चाई जानता है। वो कहता है तुमने तो पैसों के लिए शिकी की मॉम तक को नहीं छोड़ा, अगर तुमने गलत किया तो एक्सेप्ट करो इस बात को। और अब क्योंकि इनुगामी उसके बारे में सब जान चुका था तो ताड़ेमारू से गोल्डन वेब्स के बारे में सारा राज बता देता है। असल में जब वो उसका बड़ा भाई पुरानी कहानी वाले गोल्डन स्पाइडर की खोज में थे, यानी कि एक ऐसे किमोनो की खोज में जो कि गोल्डन स्पाइडर वेब से निकालता हो, तो ऐसे उसकी खोज में वो लोग एक दिन पहली बार शिकी की मॉम से मिले। तब उन्हें समझ में आया कि किमोनो सच में होते हैं। लेकिन उससे शादी करने के बाद उसका बड़ा भाई यानी कि शिकी का फादर एक दिन अचानक ही खाई में गिर गया और पैदा होने के कुछ समय बाद ही शिकी को इन्फ्लुएंजा नाम की एक बीमारी हो गई थी। इसके लिए इंसानों का इलाज तो था पर किमोनो का नहीं। उस समय उसकी मॉम ने उसको ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें झेली और तब से उसने फैसला किया कि वो शिकी को इंसानों की तरफ पालना चाहती है। और क्योंकि अब उसकी मॉम के पास पैसे कमाने का जरिया नहीं बचा था तो वो शिकी की अच्छी परवरिश के लिए उसे खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने देती थी। ऐसे ही एक दिन ताड़ेमारू गोल्डन स्पाइडर वेब्स को बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था कि तभी शिकी उन्हें देख लेता है और अपनी मॉम के ऊपर इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स होते हुए देखकर उसे काफी बड़ा सदमा लगा। वहीं अब धीरे धीरे शिकी की मॉम का शरीर उसका साथ छोड़ रहा था, लेकिन फिर भी ताड़ेमारू नहीं रुका और अपने एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखा। वो कहता है आखिर में मैं सफल हुआ, मैंने वो गोल्डन वेब क्रिएट कर ही दिया जिसमें हीलिंग पावर्स भी थी। मैं दुनिया के अब सारी इंजरीज को दूर कर सकता हूँ, अभी दुनिया मुझे याद रखेगी। और यार शायद इसे पता नहीं पर इनुगामी ने उस वक्त शिकी को कॉल पर रखा हुआ था, उसने सारी बातें अब सुन ली थी। ये सब जान के अब वो गुस्से में आकर स्पाइडर वेब से ताड़ेमारू को जकड़ लेता है। अब भाई ये फंस चुका था तो अपनी सफाई देने की कोशिश करता है। देखो शिकी, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैंने जो भी किया वो तुम्हारे और तुम्हारी मॉम की भलाई के लिए किया। इस पर शिकी उसे कहता है अपनी इस गंदी जुबान से मेरी मॉम का नाम लेना बंद कर। अब ये लोग सोच ही रहे थे कि भाई इसका कीमा बनाया जाए, भरता बनाया जाए, तब इतने में ये कीड़ा वहाँ पर आ जाता है जिसे ये लोग पीछे ही छोड़कर आ गए थे। वो रोते हुए कहता है तुम लोगों ने मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया था। पर तभी अचानक से उसके पीछे अजीब सा किमोनो मॉन्स्टर आकर उस पर हमला ही करने वाला था कि तभी इनुगामी जल्दी से उसके सामने आकर उसे बचा लेता है और इस चक्कर में उस किमोनो मॉन्स्टर का डंक उसे ही लग जाता है। और यार देखते ही देखते यहाँ पर तो किमोनोस की बारात पहुंच जाती है। शिकी को ये देखकर यकीन नहीं होता कि इस छोटे से जंगल में इतने सारे किमोनोस रहते हैं। ताड़ेमारू से कहता है तुम्हें पता नहीं है क्या, ये सब तुम्हारे भाई बहन ही तो है, क्योंकि ये उन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान पैदा हुए थे जो कि मैंने तुम्हारे मॉम पर किए, इसलिए तो मेरे अपने भाई बहन जैसा समझो। दरअसल किमोनोस गोल्डन वेब क्रिएट नहीं कर सकते पर फिर भी ये इतने इंटेलिजेंट है कि बोल सकते हैं और ये ज्यादातर वही वर्ड्स बोला करते हैं जो कि शिकी की मॉम उससे बोला करती थी। इसके बाद वो सब उसकी मॉम की तरह शिकी से बात करने लगे जो कि शिकी बिल्कुल भी सुन नहीं पाता। वो अपनी मॉम की यादों की वजह से अंदर से टूट जाता है। नोमिमारू कहता है अरे ऐसे में तो ये इनसे लड़ ही नहीं पाएगा। कबाने आके उसे पूछता है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, तो शिकी उसे कहता है प्लीज मेरी मदद करो, ये सब मैं और नहीं सुन सकता। नोमिमारू कबाने से कहता है शायद हम दोनों को अभी इन्हें संभालना होगा तो चलो शुरू हो जाओ। पर भाई कबाने का गुस्सा अब बिल्कुल ही आपे से बाहर जाने लग गया था। दूसरे पर इनुगामी और अकीरा को दिखाया गया जहाँ पर इन्हें कुछ किमोनोस ने घेर लिया है। इनुगामी के कहने पर अकीरा अपनी पावर से उसके हाथों को थोड़ा सा जमा देता है ताकि वो जहर शरीर में ज्यादा न फैले। तभी उनकी मदद के लिए वो छोटी लड़की भी आती है, ये वही है जिसे शिकी ने शॉप में देखा था। वो इनुगामी से कहती है अगर अपना हाथ ठीक करना है तो मेरे साथ आओ। इधर यार कबाने तो बिल्कुल ही गुस्से में आकर सबको मारना शुरू करता है और इसे देख के ऐसा लग रहा है कि अभी बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं। इसलिए अब ताड़ेमारू बचने के लिए अपना सबसे खतरनाक वाला किमोनो को बुलाता है जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा था। कबानी अभी देखते ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए एक जोरदार अटैक करता है। वो शिकी से आकर कहता है तुम थोड़ा खुद को संभालो और इसके बाद वो अपने फुल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सब के ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ वो लड़की
शिकी इनुगामी और अकीरा को एक नदी के पास लेकर आ जाती है और उसे अपना हाथ इस पानी के अंदर डालने के लिए कहती है। अब इसके बाद जब वो देखकर तो इनुगामी को भी यकीन नहीं होता, क्योंकि इस पानी के अंदर हाथ डालते ही उसका हाथ तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। असल में यार इस पानी के अंदर पॉइजन और किसी भी और इंजरी को ठीक करने की पावर्स हैं। वैसे इस छोटी लड़की का नाम आया है। वो इनुगामी से कहती है बस मेरी एक हेल्प कर दो, टाडेमारू को मरने से बचा लो। अब इधर कबाने को दिखाया जाता है जहाँ उसने भाई सारे के सारे केमोनोस को मार डाला था और उसका एक हाथ भी कर चुका था, पर वो खुद को हील करते हुए आगे बढ़ता है। वो अपने आसपास देखता है जहाँ पर उसने अब सबको खत्म कर दिया है। इसके बाद वो टाडेमारू को उठाकर शिकी के पास फेंक देता है। चल भाई अब इसे तू संभाल। तो शिकी उसे कहता है अब इसका क्या ही फायदा, इसको मारने पर कौन सा मेरी फैमिली वापस आ जाएगी, और वैसे भी इस जैसे को मारकर मैं अपने हाथों को गद्दार नहीं करना चाहता। इतने में आया भी इनुगामी के साथ टाडेमारू के पास आ जाती है, जिसे देखकर तो और भी घबरा गया और कहता है मैंने तुमसे मना किया हुआ है आने से, तो यहाँ पर क्यों आए तुम। आया उसे कहती है अब इससे पहले कि तुम इनके हाथों मारे जाओ मुझे ये बताओ कि तुमने वो ककून कहाँ रखा है। और भाई टाडेमारू अब ये देखकर उसका फायदा उठाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है अगर तुम्हें अपना ककून चाहिए तो पहले मुझे इन लोगों से बचाओ, इन्हें रिक्वेस्ट करो कि मुझे छोड़ दे। कबाने को ये देख के लगता है कहीं इसकी बेटी तो नहीं। तब शिकी को कुछ बातें याद आने लगी, जहाँ काफी समय पहले एक दिन नशे में टाडेमारू ने कहा था कि मैं मरना तो चाहता हूँ पर एक चीज मुझे रोक रही है। पहले तो शिकी को लगा कि वो अपनी रिसर्च के बारे में बात कर रहा है, लेकिन असल में तो वो आया के बारे में बात कर रहा था, जो कि उसके लिए उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी है। सबके पूछने पर आया कहती है मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती कि मैं कौन हूँ, पर जब मुझे वो ककून मिल जाएगा तो मैं तुम्हें सब बता दूंगी। इनुगामी अब मियाओ को कॉल करके कहता है टाडेमारू की जरा लोकेशन बताना कि इसने पिछले कुछ दिनों कहाँ पर ज्यादा वक्त बिताया है। और यार मियाओ को तो सब कुछ पता ही था कि कहाँ रहता है और क्या करता है। तो बताता है कि इसने पास के तालाब में जरूर अपनी कोई बहुत ही खास चीज छुपा रखी है। इस सुनते ही अब आया जल्दी से उस जगह की तरफ भागने लग जाती है, जो देखकर टाडेमारू को ज्यादा घबरा चुका था और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो तालाब के अंदर जाने ही लगे कि तभी शिकी आकर उसे रोकता है। जिसके बाद जैसे ही अब वो अंदर गया तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो टाडेमारू ने उसके मॉम को रखा हुआ था जो कि अभी जिंदा है। वहीं पर एक किमोनो मॉन्स्टर भी उसकी रक्षा कर रहा होता है। शिकी अब उसे मारने के बाद बाहर आता है। आया उसे पूछती है क्या तुम्हें वो ककून मिला, लेकिन यार वो कोई ककून नहीं, असल में वो तो शिकी की मॉम है। और तब आया बताती है कि असल में वो तो टाडेमारू की वो गोल्डन वेब है जो कि उसने एक्सपेरिमेंट के दौरान शिकी की मॉम के जरिए तैयार किया था। तो इसलिए टाडेमारू ने उसकी मॉम को कुछ नहीं किया, क्योंकि वो उसका आगे भी इसी तरह इस्तेमाल करना चाहता था। इतने में इनुगामी और बाकी लोग भी वहाँ पहुंच गए और भाई टाडेमारू तो अभी अपने फायदे के बारे में सोच रहा है, पता नहीं और कितना गिरेगा ये। शिकी इनुगामी से कहता है मैं चाहता हूँ ये फिलहाल जिंदा रहे क्योंकि अभी मेरी मॉम जिंदा है। इसके बाद वो आया का हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ ले जाता है। वो लोग जब जाने ही लगे तब देखते हैं कि नोबिमारू तो यहाँ है ही नहीं। असल में वो तो जंगल में टाडेमारू के पास आ चुका है, क्योंकि उसने किमोनोस की जान का इस्तेमाल किसी खिलौने की तरह किया था, तो इसलिए अब सजा तो उसे भुगतनी पड़ेगी। और नोबिमारू यहाँ पर इसे मारने के लिए ही आया है। टोक्यो में पहुंचते ही इनुगामी और बाकी सब एक डॉक्टर के पास आते हैं, क्योंकि शिकी की मॉम को अभी जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। और यहाँ एक बूढ़ी डॉक्टर थी जो कि उनसे कहती है डरने की इतनी कोई बात नहीं, इसे बस थोड़ा सा आराम चाहिए, इससे काफी कुछ सहा है। तब इनुगामी सबको इस बूढ़ी डॉक्टर के बारे में बताता है कि ये पहले बस कुत्तों और बिल्लियों का इलाज किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें हर किसी की जान की परवाह होने लगी और तब से उन्होंने किमोनोस का इलाज भी करना शुरू कर दिया। अब इधर शिकी की मॉम की हालत देखकर वो सब फैसला करते हैं कि वो आज रात यहीं रुकेंगे। और सबके जाने के बाद शिकी अकेला ही अपनी मॉम के पास बैठता है। साथ ही इधर बाहर आया भी खड़ी होती है, पर वो अपनी मॉम और शिकी से मिलने में ही डर रही थी। वो ऐसा मानते हैं कि उसकी मॉम की हालत के वो जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि टाडेमारू ने उसको ये बनाने के लिए उसकी मॉम का इस्तेमाल किया था। असल में जब वो पैदा हुई थी तो टाडेमारू ने उसकी बॉडी का इस्तेमाल करके 3 सालों तक उससे पैसे कमाए थे, और जब वो उसके लिए पैसे कमाने के लायक नहीं रही तो उसने उसके साथ काफी बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक टाइम पर तो आकर आया को तो मरने का भी ख्याल आता है, पर सिर्फ अपनी मॉम के लिए वो हर चीज सहती रही। लेकिन फिर एक दिन टाडेमारू से उसे ये पता चलता है कि उसका कोई बड़ा भाई भी है, जिसके बाद वो हमेशा यही सोचती रहती कि उसे और उसकी मॉम को सिर्फ उसका बड़ा भाई इन सब से निकालेगा। शिकी जब बाहर से आया की आवाज सुनता है तो उसे अंदर बुलाता है। आया आकर उससे माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ। असल में यार ये खुद को इन सब चीजों को जिम्मेदार मान रही थी। उसे लगता है कि उसकी मॉम की हालत का कारण वही है, जिस पर शिकी उसे कहता है तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो, अगर हमारी मॉम वही जिंदा है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम हर वक्त उनके साथ रही। पर वहीं मुझे तो अपनी मॉम के बारे में तक नहीं पता था कि वो जिंदा भी है नहीं। आया ये देख के बहुत खुश थे कि आखिरकार ये सब खत्म हुआ और वो अपनी मॉम और बड़े भाई के साथ रह पाएगी। उसकी मॉम को भी तब होश आता है और अपने दोनों बच्चों को सामने देखकर तो सच में वो भी बहुत खुश होती है। बाकी सब लोगों को भी काफी खुशी होती है कि चलो भाई शिकी अपनी मॉम से मिल तो लिया। अब इसके कुछ दिनों बाद कबाने और अकीरा को दिखाया गया, जो कि इनुगामी के साथ बैठे हुए थे, जहाँ वो उन दोनों से कहता है काफी समय हो चुका है शिकी को काम पर ना है, तुम लोगों को भी अब थोड़ा काम करना चाहिए। और ये यहाँ पे ये पता चलता है कि शिकी पिछले 1 महीने से उनके साथ ही नहीं है, क्योंकि वो अभी अपनी फैमिली के साथ तो टाइम स्पेंड कर रहा है। इन लोग को लग रहा था कि शायद शिकी ने अभी जॉब छोड़ दी है, यानी कि लोग जो काम करते हैं एक साथ मिलकर के मोमोज को पकड़ने का, शिकी ने अब वो छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं था, वो बातें ही कर रहे थे कि तभी इतने में शिकी वहाँ आ जाता है। वो उनसे कहता है अरे चिंता मत करो, जब तक मैं कबाने के पेरेंट्स को ढूंढ नहीं लेता ये काम नहीं छोड़ने वाला। साथ ही अब आया भी कबाने और बाकियों के साथ मिशन में उनकी मदद करेगी। वो आके इनुगामी से कहती है क्या आप मेरी एक मदद करेंगे, मुझे उस ओल्ड लेडी के साथ मिलकर अपना क्लिनिक खोलना है। दरअसल ये वो बॉडी डॉक्टर के बारे में बात कर रही है। वो चाहते हैं कि वो अपने वेब्स वाली पावर्स का इस्तेमाल करके लोगों की इंजरीज को ठीक करे। बातों बातों में उसकी नजर कबाने पड़ती है और उससे याद आता है कि तो वही है जिसने टाडेमारू को सारे किमोनोस को हरा दिया था। कबाने उसे इतना पसंद आता है कि वो उससे कहती है
क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? शिकी बेचारे को तो सुन के ही होश उड़ जाते हैं, मतलब यार अब उसकी खुद की बहन उसके भाई बन जाएगी ऐसे तो। लेकिन यहीं पर हो जाता है एक और पंगा, क्योंकि कबाने को ढूंढते हुए वहाँ पर कौन भी आ चुकी थी। उसे बर्दाश्त नहीं होता कबाने को उसके अलावा कोई और कैसे टच कर सकता है। यही दूसरी तरफ न्यूज में खबर दिखाई जाती है कि एक अनजान शक्ति लोगों के चेहरे से उनकी स्किन निकाल रही है, जैसे कि होंठ, आंखें और चेहरे के बाकी हिस्से। निगामी इन लोगों को इस केस को सुलझाने का मिशन देता है, पर अकीरा तो भाई न्यूज सुन के बेहोश हो चुका है, तो इसलिए अब कबाने और आया को मिशन पर जाना होगा। लेकिन कौन भी थोड़ी ना पीछे हटने वाली, वो भी इनके साथ जाएगी। कुछ देर बाद अभी लोग उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ ये सब अटैक्स लोगों पर किए जा रहे थे। वो लोग आगे जाने ही लगे, लेकिन एक पुलिस वाला उन्हें रोकता है और बच्चा समझकर उन्हें वहाँ से भागने लगता है। बेचारी कौन भी ये देखकर हैरान होती है, क्योंकि एक समय पर रानी के साथ वो इन पुलिस वालों को कंट्रोल किया करती थी। इसके बाद कबाने इनुगामी का नाम बनाकर अंदर आता है, लेकिन कौन अब भी आया की वजह से बहुत गुस्से में होती है। जब इसको कुछ आवाज आती है और अचानक ही तब कोई चीज पीछे से आया को पकड़ के खींचने लगी थी। कबाने जल्दी से हवा में एक पंच मारता है, जिससे आया छूट जाती है, और इसका मतलब यहाँ पर कोई जरूर इनविजिबल किमोनो है। इतने में वो किमोनो भी हम लोग के सामने आ गई थी, जिसका नाम है कटाराशी। कबाने के पूछने पर वो बताती है कि दरअसल मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसके साथ रहने के लिए मुझे ह्यूमन जैसा दिखना होगा। यही वजह है कि लोगों पर अटैक्स करके उनकी बॉडी पार्ट्स लिया करती है, ताकि वो खुद को पूरा करके अपने प्यार को पा सके। कबाने उससे कहता है, क्या फायदा है इसका, तुम्हारे चेहरे पर तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यही बातों बातों में आया और कौन में भी बहस छिड़ जाती है। कौन इतने गुस्से में आ चुकी थी कि वो आया को मारने की कोशिश करती है, पर बीच में कबाने आगे उसे रोक लेता है, जो देख के उसे लगता है कि शायद अब वो कबाने के लिए ज्यादा मैटर नहीं करती। अब इसका शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर घर आकर आया सभी को बताती है, मैंने और कबाने ने मिलकर इस केस को सॉल्व कर दिया। असल में आया ने अपने सिल्क और वेब्स का इस्तेमाल करके कटाराशी को एक अच्छा सा रूप दे दिया, तो अब लोगों के ऊपर अटैक्स नहीं करेगी। अकीरा कहता है, भाई ये तो हमसे भी आगे हैं, और तब वहाँ से जाते हुए आया कबाने को एक किस करती है। ये देखकर तो भाई इन सब की आंखें फटी रह जाती हैं। यही दूसरी तरफ कौन तो बेचारी अभी भी कबाने को याद करके काफी रो रही है। तो कबाने उसके पास आकर उसे शांत कराता है। वो कहता है, मैं तो बस आया को शिकी की बहन होने के लिए प्रोटेक्ट कर रहा था। यही बातों में उसे ये पता लगता है कौन की काफी समय से तबियत खराब है। वो चाहती थी कि वो कबाने की नजर में सबसे बेस्ट बने, लेकिन अगले दिन फिर से आया उसके काम में टांग लाने के लिए आ जाती है। आया तो भाई अब कबाने से शादी करने के लिए भी तैयार है, और गलत टाइम पर वहाँ पे कौन भी एंट्री ले लेती है। इसके बाद पिछली बार की तरह कबाने को लेकर इनके बीच फिर से बहस शुरू हो गई। किरण से कहता है, तुम लोग आपस में लड़ते रहोगे तो उसका कोई फायदा नहीं, कम से कम कबाने से तो पूछ लो कि वो क्या चाहता है। और भाई यहाँ पर होता कुछ और ही है। कबाने से जब भी लोग पूछते हैं तो वो कहता है, मुझे तो सबसे ज्यादा प्यार और चिंता इनुगामी की है। ये सुनकर तो सबके ही होश उड़ जाते हैं, पर अब ये दोनों जाकर इनुगामी से कबाने के लड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद इधर कुछ लोगों को दिखाया गया जो कि सड़क पर घूम रहे थे, पर चलते हुए उनसे एक लड़का टकरा जाता है। वो लोग उसे अकेला देखकर कहते हैं, और भाई कुछ पैसे वैसे दे दे हमें भी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इस पर वो लड़का उससे इनुगामी के बारे में पूछता है और कहता है, क्या तुम इसे जानते हो? पर इन लोगों को पता तो कुछ था नहीं, बस पैसे मांग रहे थे। तो वो लड़का आप गुस्से में आकर उन्हें बर्फ में जमा देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर अकीरा को दिखाया जाता है, जो कि काफी उदास था, क्योंकि उसकी डॉल अभी थोड़ी सी फट चुकी थी। शिकी कहता है, क्या तुम्हें पता है उस डॉल को अकीरा अपने भाई की तरह मानता है, इसलिए अकीरा ने उसे निशान नाम दिया है। इसके बाद मिया उसकी इस डॉल को ठीक कर देता है, पर उसने अब इसे एक एआई रोबोट बदल दिया था, जो कि अब बोल भी सकता है। अकीरा को देखकर सच में काफी खुशी होती है, और इस तरह डॉल को बातें करता देख अकीरा सोचता है, पता नहीं मेरा भाई कहाँ और किस हालत में होगा। इसके बाद इन दोनों का पास का एक सीन दिखाया जाता है। असल में अकीरा और उसका भाई ट्विंस हैं, और जिस विलेज में लोग रहते थे वहाँ लड़के सिर्फ 100 सालों में एक बार जन्म लेते हैं। लेकिन अकीरा बचपन से ही बहुत नाजुक था और हर छोटी बात पर रोने लग जाता था। इन दोनों को ही इस गांव में हर काम करने पर रोक लगी थी, और वहाँ की औरतें मिलकर इन्हें बड़ा ही संभाल कर और ध्यान से रखती, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ ये दोनों लड़के ही हैं। इन लोगों ने तो कभी अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा, वो इसलिए क्योंकि जब भी कोई औरत यहाँ पर लड़के को जन्म देती है तो उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, और उनके फादर को एक काल कोठरी में बंद करके रख दिया गया था, जहाँ इन लोगों का ज्यादा शक मना है। अब इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे इनुगामी सबसे कहता है, मुझे कुछ काम आ गया है तो तुम लोग तब तक घर को संभाल लेना। पर भाई गिरा से यहाँ पर हर मोमेंट पर एक गलती हो रही थी। काम को ठीक करने के बजाय वो हर काम को और बिगाड़ देता है, जो देखकर शिकी बहुत गुस्से में आ जाता है और बेचारे को ज्यादा ही डांट देता है। अरे तुम ढंग से काम नहीं कर सकते क्या? हर जगह बस एक मुसीबत खड़ी कर रहे हो। और लगता है भाई किरा को उसकी बात कुछ ज्यादा बुरी लगती है। वो फैसला करता है कि अब वो इस घर में हरगिज नहीं रहेगा, और अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वो घर को छोड़कर निकल जाता है। यहीं पर फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किरा और उसके भाई को एक मैगजीन मिली थी, जिसके अंदर टोक्यो शहर के बारे में और फेमस डिटेक्टिव इनुगामी के बारे में लिखा था। तो वो लोग डिसाइड करता है कि पक्का हम दोनों किसी न किसी दिन टोक्यो जरूर जाएंगे। यहाँ अकीरा जा ही रहा था कि उसके पास बगल से वही लड़का गुजरता है। अकीरा सोचता है कहीं ये वो तो नहीं मेरा भाई। तभी वो लड़का भी उसे देखता है, और ये रही अकीरा का भाई जिसका नाम है यूई। वो उससे पूछता है, तुम इस तरह सड़कों पर क्यों भटक रहे हो? तो अकीरा बताता है कि दरअसल मैंने इनुगामी के पास से अब काम छोड़ दिया। तो इस तरफ इधर इन लोगों को जब अकीरा के घर छोड़ के जाने की बात पता लगती है तो शिकी कहता है, चलो अच्छा ही वो चला गया। वो ऐसा दिखा रहा था कि उसे अकीरा की कोई फिक्र ही नहीं है, लेकिन इनुगामी समझ जाता है कि शिकी बस ऊपर से ऐसा दिखा रहा है। जिसके बाद उन्हें धीरे धीरे अकीरा की अहमियत समझ में आती है। कबाने भी अब काफी बोर हो रहा था और उसे याद करता है। इधर अकीरा को दिखाया जाता है
जो कि यूई के साथ दूर एक पार्क में आ चुका था। यूई उससे पूछता है तो बताओ कैसे घर में रहना चाहते हो तुम। तो अकीरा उसे बताता है कि मेरा बचपन सपना है कि मैं एक स्नो से बने कैसल में रहूं, कितना शानदार होगा ना वो। तो यार यूई भी अपने भाई की विश को पूरी कैसे न करता, वो अपनी आइस पावर्स का इस्तेमाल करके कुछ मिनट्स में वहाँ पर एक बहुत ही शानदार आइस कैसल क्रिएट कर देता है। ये अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था जितना बाहर से है। अकीरा कहता है अब बस एक बेड और बाथटब चाहिए। इसके बाद वो उस घर की पिक्चर लेने की सोचता है, लेकिन तभी यूई उससे फोन लेकर उसी बुरी तरह तोड़ देता है, क्योंकि अगर बाकी लोगों को इस कैसल के बारे में पता चला तो वो सब यहाँ आ जाएंगे। यूई उससे कहता है तुम इस फोन की चिंता मत करो और जाकर आराम करो, तब तक मैं जाकर खाने का कुछ सामान लेकर आता हूँ। और भाई वो तो अकीरा को उस कैसल के अंदर कैद कर देता है। बेचारा अब अपने फोन के बिना कैसे जिंदा रहेगा। तो इस तरफ अब जब यहाँ इन लोगों के साथ अकीरा नहीं है तो ये लोग यहाँ से ऐसे अपना काम चला रहे हैं, और तो और शिकी को खुद ही खाना बनाना पड़ रहा है, जो कि पहले अकीरा बनाया करता था। तो उसे खाने का स्वाद चक्कर कवानी कहता है सच कहूँ तो अकीरा इससे बहुत अच्छा बनाता था, और अब खाना बनाते बनाते शिकी उसे पूरा जला ही देता है। शिकी भी लाइक मैं जला भले ही खा लूंगा लेकिन अकीरा को वापस नहीं लाऊंगा। वो तो भाई काम करने ज्यादा और काम खड़ा भी कर रहा था। अब शायद उसे समझ में आता है अकीरा कितने सारे काम करता था और इससे गलतियां क्यों होती थी। इधर न्यूज में एक खबर चल रही थी कि शहर में एक बहुत ही बड़ा आइस कैसल रातों रात खड़ा हो चुका है। मतलब जिसका डर था वही हुआ, और अब ये न्यूज सुन के नुगामी और बाकी सभी वहाँ पहुंच जाते हैं। इतने सारे रिपोर्टर्स को एक साथ देखकर यूई उनसे कहता है तुम लोग मेरे कैसल से दूर रहो। अब सबको दूर करने के लिए यूई उन पर अटैक करने ही वाला था कि तभी नुगामी उसे गन से शूट कर देता है, पर इससे कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि हाथ में जहाँ पर गोली लगी थी उसने उस जगह को फ्रीज कर दिया था। नुगामी सोचता है आखिर इतने पावर्स इसके पास आई कहाँ से, और तब दिखाया जाता है कि यूई के चेस्ट पर एक स्टोन है, बिल्कुल कबाने की तरह। ये एक नल स्टोन है जो कि आइस एबिलिटी को 10 गुना बढ़ा देता है अगर किसी ने उस पर काबू कर लिया तो। नुगामी यूई को पहचान लेता है और कहता है तुम उसी स्नो विलेज के हो ना जो माउंटेन्स के बीच है, और तुम्हारे पास नल स्टोन कैसे आया, और अभी अकीरा कहाँ पर है। लेकिन यूई तो अपने ही एटीट्यूड में था और कहता है मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, पर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी तुमने अकीरा के लिए किया उसके लिए। यूई फिर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है सबको भगाने के लिए, जिस पर कबानो को समझाता है कि यार हम लोग अकीरा के दोस्त हैं और उसे वापस लेने आए हैं। ये लोग बाहर तरह अकीरा के लिए लड़ रहे थे और अंदर ये मस्त अपने मजे कर रहा है अपनी डॉल के साथ। असल में मिहाई ने इसके अंदर कुछ रोबोटिक सिस्टम ऐड कर दिया था, तो अकीरा उसी के इस्तेमाल से अपना सोशल मीडिया अकाउंट कंट्रोल कर रहा है। इस डॉल का नाम निशान है, और वो उसे बताता है कि तुम्हारे भाई यूई का चेस्ट का एरिया बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है, जरूर उसके पीछे कोई राज होगा। इतने में यूई इसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है तुम्हारी सारी फरमाइशें तैयार है। जिसके बाद अकीरा जैसे नीचे उतरा तो वो देखता है कि नुगामी, कबाने और शिकी बर्फ में जमे हैं। यूई कहता है तुम्हारे कुछ दोस्त तुमसे मिलने आए थे और ये कुछ ज्यादा ही जिद्दी थे, तो मैंने इन्हें थोड़ा आराम दे दिया। अकीरा तो ये देख के बिल्कुल हैरानी था, उसे लगता है कहीं यूई ने इन लोगों को मार तो नहीं दिया। वो उससे कहता है ठीक हो ना तुम, रुको मैं तुम्हारे लिए बाहर से कुछ दवाइयां लेके आता हूँ। जिसके बाद वो एक बार फिर से उसे लॉक करके चला जाता है। तब निशान उससे कहता है चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्त अभी जिंदा है, क्योंकि कबाने तो कभी मर ही नहीं सकता। इधर यूई अपने पास्ट के वो दिन याद करता है जब उसे स्नो विलेज का चीफ बनाया गया था। तब उसके मन में एक बात खटक रही थी कि आखिर मेरी जगह अकीरा को क्यों नहीं चुना गया। हालांकि अकीरा उसके चीफ बनने से काफी खुश होता है और कहता है मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ भाई। अब चीफ बन जाने के बाद उसे विलेज के बीच रखे नल स्टोन के बारे में पता चलता है, और ये स्टोन उनके विलेज को प्रोटेक्ट करता है और उन्हें बर्फीले तूफानों और आंधियों से बचाया करता है। वो स्नो विलेज वैसे तो काफी खूबसूरत था, लेकिन उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि जहाँ 200 फीमेल्स हैं वहाँ सिर्फ 2 लड़के हैं। तो सोचो वो औरतें क्या हाल करेंगी इन दोनों का। ये कहता है ये सारी औरतें मास्क इसलिए लगाया करती थी ताकि अपनी बदसूरती को छुपा सके। उन औरतों ने मेरे मन में बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस भर डाले थे, जिससे मेरे दिमाग में सिर्फ नफरत और गुस्सा भर गया। पर इन सबसे मुझे संभालने वाला एक ही था, वो है अकीरा, जो कि उसकी जिंदगी की इकलौती खुशी है और जीने की वजह भी। वो आज भी उसके लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए अकीरा यूई की फीलिंग से फायदा उठाता है। और जैसे ही यूई वापस आता है तो अकीरा उससे फिर से कुछ डिमांड करके उसे बाहर वो लेने के लिए भेज देता है। तभी वो अपना लाया हुआ एक मेडिसिन हर उसे पकड़ा कर चला जाता है। अकीरा ये देख के सोचता है आखिर बात क्या है, ये मेरी हर बात मान रहा है और सारे डिमांड से पूरे कर रहा है, ये इतना बदल कैसे गया। लेकिन असली खतरा तो अब उनके पास आ रहा है, क्योंकि नारी भी अब यहाँ पहुंच चुकी है और उसे पता चल चुका है कि इस कैसल के बनने के कारण कोई नल स्टोन यूजर है। इधर अकीरा को दिखाया जाता है जहाँ वो सारी कोशिश करके थक चुका था, क्योंकि वो किसी भी तरह कबाने और बाकियों को आजाद नहीं कर पाता। इतने में कबाने अब अपनी बर्फ तोड़कर बाहर चला आता है। खुद की बॉडी को हील करने के बाद वो अकीरा से पूछता है वैसे ये नल स्टोन क्या होता है। तो अकीरा उसे हर चीज समझाता है, जिस पर कबाने कहता है इसका मतलब तुम्हारे भाई को हराने का बस यही रास्ता है, नल स्टोन को उससे किसी तरह अलग किया जाए। जो सुनकर अकीरा मनी मन सोचता है कि अगर कबाने उससे लड़ा तो यूई उसे मार डालेगा, लेकिन मैं किसी को भी खोना नहीं चाहता, न यूई को और न इन लोगों को। पर भाई लड़ना तो कबाने भी नहीं चाहता था, वो बस चाहता है कि अकीरा उन लोगों के साथ वापस चले। जिस पर वो उससे कहता है क्या तुम्हें पता है मैंने यूई से कहा था तुम लोग कैद करने के लिए, मुझे अब तुम लोगों से कोई मतलब नहीं। और ये ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि यूई वहाँ आ चुका है, तो उसे दिखाने के लिए वो ऐसे एक्टिंग कर रहा है। यूई कबाने को देखते ही उसे अब आके मारने की कोशिश करता है कि तभी अकीरा उसे कहता है अरे रुको, ऐसा मत करो, मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कबाने अब उसे रुकने की कोशिश करता है, पर अब इसका कोई फायदा नहीं। अकीरा को अगर इन लोगों को बचाना है तो उसे यूई के साथ रहना ही होगा। जिसके बाद दोनों जंगल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन ये यूई देखता है कि अकीरा का ध्यान तो कहीं और ही है। इस तरफ कबाने से कहता है मेरे पास इन लोगों को आजाद करने का एक रास्ता है,
मैं अपनी हीट से इन्हें पिघला सकता हूँ। पर इससे पहले क्या वो कुछ कर पाता, इनारी वहाँ पर पहुंच जाती है। वो कबाने से कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारा लाइफ स्टोन लेने नहीं आई, क्योंकि मुझे अब ये नहीं वो नल स्टोन चाहिए, और उससे पाने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, और तुम अभी अपने लिए करोगे, क्योंकि वो नल स्टोन का जरूर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कोई कनेक्शन है। तो इस तरफ अकीरा और यूई का एक पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसके चीफ बन जाने के बाद अकीरा उससे पूछता है कि चीफ बनने की जिम्मेदारी तुम्हारे पर भारी पड़ रही है, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन यार यूई को तो अपने ज्यादा चिंता अकीरा की थी, क्योंकि वो अभी इतना कमजोर है कि अपना ख्याल खुद भी नहीं रख सकता। यूई कहता है, तुम बड़े प्यारे हो, बस हमेशा खुश रहो। तो अकीरा उसे बताता है कि नहीं, मैं इतना भी प्यारा नहीं, क्योंकि आज सुबह ही मैंने अपना बिस्तर गीला कर दिया। जो सुन के तो यूई कुछ ज्यादा ही शौक में आ जाता है और सोचता है अगर ये बात उन औरतों पर चल गई तो वो इसके साथ और ही बुरा बर्ताव करना शुरू कर देंगे, पता नहीं कैसे ट्रीट करेंगे ये लोग इसे। तो इसलिए अब अपने भाई को बचाने के लिए यूई एक बहुत ही बड़ा फैसला लेता है। वो सब औरतों को बुलाकर अकीरा को इस गाँव से जाने देने के लिए कहता है, और उसके बदले वो उनके लिए जिंदगी भर काम करने को तैयार है। वो उनसे कहता है, वैसे भी अकीरा बहुत कमजोर है, वो मेरी जगह कभी नहीं ले सकता। तो अभी औरतें भी इस बात पर मानी जाती हैं। इसके बाद यूई अकीरा से कहता है, टोक्यो में जाकर तुम सीधा इनोगामी से मिलना, साउथ की डायरेक्शन में बस चलते रहना, और चिंता मत करो, मैं ही बहुत जल्द वहाँ पहुँच जाऊंगा। इसके कुछ देर बाद यूई दो औरतों को बात करते हुए सुनता है, जो कि कह रही थी, हमने अकीरा के पीछे कुछ लोगों को लगा दिया है, वो उसे जिंदा या मुर्दा वापस ले ही आएंगे। इसका मतलब कि भाई यूई के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि अब गांव के बाहर जाने के बाद अकीरा इन लोगों के लिए किसी काम का नहीं। यूई से सब बर्दाश्त नहीं होता, वो इन सब से किसी तरह बच के गाँव से बाहर भाग जाता है। साथ ही उसने नल स्टोन को हासिल करके अपने पूरे स्नो विलेज को तबाह कर दिया। इधर प्रेजेंट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर यूई को महसूस होता है कोई उनका पीछा कर रहा है, और ये और कोई नहीं बल्कि नोबीमारू था, जो कि नारी के कहने पर उसे नल स्टोन लेने के लिए आया है। यूई ये देखते ही अकीरा को एक केजो बंद कर देता है ताकि उसे चोट ना पहुंचे, और नोबीमारू के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है। ये दूसरी तरफ इनारी कबाने से कहती है, अगर तुमने अपना ये लाइफ स्टोन मेरे हवाले कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिला सकती हूँ। तभी इनोगामी कहता है, कबाने तुम इनारी की चिंता मत करो और अकीरा को बचाने जाओ, तुम्हें किसी भी तरह अकीरा को बचाना ही होगा। दरअसल इंसान उसके हार्ट की वाइब्रेशन को पकड़कर ये आवाज निकाल रहा है। इनोगामी कहता है, तुम चिंता मत करो, इनारी अब हमारे साथ है। जो सुनते ही कबाने तेजी से यूई की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर नोबीमारू यूई के अटैक को संभालने के लिए अपने कई सारे क्लोन्स बना चुका था, लेकिन भाई यूई के आइस पावर्स के सामने कुछ काम का नहीं। नोबीमारू उसके अटैक्स को बिल्कुल भी संभाल ही नहीं पाता। जरा अकीरा बेचारे देखकर और डर रहा था, क्योंकि अगर ये दोनों ऐसे बिना रोके लड़ते रहे तो ऐसे में इनमें से एक तो कोई मर ही जाएगा। तभी अकीरा की आवाज से यूई को थोड़ा ध्यान में अटक जाता है, और उसका फायदा उठाते हुए नोबीमारू उससे नल स्टोन को छीनने की कोशिश करता है। लेकिन भाई नल स्टोन को लेना इतना भी आसान नहीं, उसे टच करते ही उसका हाथ फ्रीज हो जाता है। इससे अब नोबीमारू को समझ में आता है कि नारी ने काम खुद क्यों नहीं किया, वो औरत तो अपने मतलब के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अब इसका क्या ही फायदा, मैं तो अब फंस चुका हूँ। वैसे तो यार नोबीमारू अभी लड़ सकता है, पर एक हाथ से वो क्या ही बिगाड़ पाएगा उसका। तब यूई जैसे उस पर अटैक करता है, कबाने बीच में आकर उसे बचा लेता है। उससे पूछता है, प्लान है क्या कोई तुम्हारे पास, कैसे रहेंगे हम इसको, क्योंकि यार अभी अगर ये दोनों में से कोई उसके पास गया तो यूई उसे बर्फ में जमा देगा। पर तभी नोबीमारू कहता है, मेरे पास एक प्लान है। वो अचानक ही कबाने के पूरे शरीर पर आग लगा देता है, ताकि अब कबाने यूई के पास जाकर उसे पिघला सके। और हाँ, इससे कबाने को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो इमॉर्टल है। वो जैसे अब यूई पर अटैक करता है तो उसकी आइज़ पिघलना शुरू हो जाती है। गुस्से में आकर यूई अपना सबसे खतरनाक मूव इस्तेमाल करना शुरू करता है, जिससे उसने अपने आप को एक आइस शील्ड के अंदर कवर कर लिया था। उसके पावर्स अब कुछ ज्यादा ही बढ़ जाते हैं, और वो अब कबाने के ऊपर ही भारी पड़ रहा था। इधर अकीरा इतने सारे धुंध देखकर सोचता है, मैं तो इन्हें जमा कर ऐसे एक बड़ा सा आइस क्रिस्टल बनाकर इस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल सकता हूँ। फिर वो यही करता है, और जैसा कि उसने सोचा था वो उस जेल से बाहर निकल जाता है। तो इस तरफ अब यहाँ पर सिचुएशन को देखते हुए कबाने का साथ देने के लिए नोबीमारू भी अब लड़ने आता है। दोनों ही मिलकर उस पर लगातार बिना रुके अटैक्स करते हुए उसकी सारी की सारी आइस पिघला देते हैं। और अब जैसे ही कबाने अपना फाइनल अटैक करने ही वाला था कि अकीरा बीच में आकर उसे रोकता है, और क्योंकि अब कबाने काफी देर से आग की लपटों में कैद है तो उसका पूरा शरीर राख में बदल जाता है। इधर यूई की बॉडी के ऊपर से बर्फ पिघलने की वजह से अब उसके ऊपर क्रैक्स पड़ने लगे थे। तभी नोबीमारू कबाने के सर को हाथ में लेकर कहता है, लगता है हम लोग जीत चुके हैं, क्योंकि इसने नल स्टोन का इतना इस्तेमाल जो किया, कुछ ही देर में अब यूई की सारी ताकत खत्म हो जाएगी, तो वो अब जिंदा नहीं रह सकता। कबाने यूई से कहता है, तुम ऐसे नहीं मर सकते, उससे पहले मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। अकीरा भी अभी तक नल स्टोन को अलग करने की कोशिश करता है और कहता है, तुम्हारा आधा दर्द मैं झेलने को तैयार हूँ, तुम ऐसे मर नहीं सकते। और तब अकीरा को यूई के पास की कुछ मेमोरीज दिखती हैं कि कैसे उसने अपनी पूरी लाइफ नल स्टोन को देखकर उसके पावर्स का इस्तेमाल करके पूरे स्नो विलेज को तबाह कर दिया था। तभी कबाने अपनी बॉडी को हील करके अकीरा के पास आता है, और वो अपने लाइफ स्टोन के इस्तेमाल से नल स्टोन को यूई के शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तब इससे अचानक वहाँ पर एक बड़ी सी लाइट चमकती है, और उसके बाद दिखाया जाता है कि यूई का नल स्टोन उसके बॉडी से अलग हो चुका है। अब यहाँ पर हुआ ये है कि कबाने का लाइफ स्टोन यूई के नल स्टोन के साथ फ्यूज होकर एक अलग ही शेप ले चुका है। इतने में अभी नोगामी भी इनानी के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। इनानी कहती है, अभी स्टोन मेरा हुआ। तो नोगामी उसे कहता है, अच्छा होगा अगर तुम इसे इनके पास ही रहने दो, तो वैसे भी अभी तुम्हारे किसी काम का नहीं। ये सुनकर इनानी पता नहीं कैसे अपना मन बदल लेती है और कहती है, हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी अब मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं। इसके बाद अब सबके साथ वापस आ जाते हैं, जहाँ पर अब यूई का इलाज आया के नए वाले क्लिनिक में होता है। तब अकीरा कबाने के पास जाकर उससे कहता है, उस समय मैंने तुम्हें जो भी कहा वो सब बस अपने भाई से तुम लोग को बचाने के लिए कहा था। अब इसके कुछ देर बाद होश में आने पर यूई कबाने से शुक्रिया कहता है। यहाँ वो सबको बताता है कि किस तरह उन विलेज वालों ने इसे धोखा दिया, और कैसे जब उसने नल स्टोन को निकाला तो पूरा स्नो विलेज तबाह हो गया। तब कबाने उसे नल स्टोन के बारे में पूछता है, ये क्या तुम बता सकते हो, ये चीज कैसे मेरे पेरेंट्स को ढूंढने में मेरी मदद कर सकती है। इस पर यूई से बताता है कि असल में नल स्टोन पहले से ही उस विलेज के अंदर पड़ा हुआ था, और इसकी रक्षा करने के लिए ही वहाँ पर स्नो विलेज को बनाया गया। वैसे क्या तुमने किमोनो इंसिडेंट्स के बारे में सुना है? असल में यार
किमोनो इंसिडेंट्स एक वॉर थी जो कि काफी साल पहले ह्यूमंस और किमोनोस के बीच हुई थी। ये तब हुआ था जब इंसानों को किमोनो के बारे में पता चला था। उस वॉर में दोनों ही तरफ से करोड़ों लोग मर गए थे और उस टाइम के जो कुछ सबसे पावरफुल किमोनो थे उन्होंने वॉर की सारी मेमोरीज ह्यूमन के अंदर से इरेज कर दी ताकि किसी को भी किमोनो के बारे में कुछ पता ना हो। और तब उन्होंने लाइफ स्टोन जैसे और भी कई सारे स्टोन्स बनाए थे जिसे उन लोगों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को दे दिया ताकि इस पूरे वर्ल्ड में पावर का एक बैलेंस मेंटेन रहे। यूं कहता है अगर तुम्हें ये स्टोन तुम्हारे पेरेंट्स से मिला तो जरूर वो किमोनो चीफ होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें ये स्टोन ऐसे ही कहीं पर मिल गया हो। तब इनगामी बताता है कि अभी के टाइम पर ऐसे स्टोन पूरे जापान में फैले हुए हैं। अगर हम लोग उन सभी को इकट्ठा करें और उनके बारे में जाने तो जरूर इससे कवानी के पेरेंट्स के बारे में कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिल जाएगा। तो इस तरफ यहाँ पर इनाया को दिखाया जाता है जो कि नोएमारू से कहती है मुझे किसी भी हालत में वो लाइफ स्टोन चाहिए बिना इनगामी के बीच में आए। तो तुम समझ गए ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तुम उसे अब इस मिशन को करने के लिए कहो। इधर यहाँ पर कबाने से कहता है तुम नन स्टोन रख सकते हो, अभी तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। यहीं दूसरी तरफ पार्क में नोएमारू कौन से मिलने आता है और उसे कहता है इनानी ने तुम्हें एक नया मिशन देने को कहा है और वो ये कि तुम्हें कबाने से उसका लाइफ स्टोन हासिल करना है। इसके लिए तुम्हें उसकी फीलिंग्स के साथ खेलना होगा और उसके और भी ज्यादा करीब जाना होगा ताकि तुम्हें वो अपना लाइफ स्टोन खुद ही आकर दे दे। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि किरा अपने भाई के साथ पिकनिक पर जा रहा है उसके साथ थोड़ा समय बिताने के लिए। इनगामी भी सोचता है कि अब स्टोन्स ढूंढने की तलाश में हमें भी शिको को जाना चाहिए। तो शिकी कहता है ठीक है तुम सब जाओ पर मैं यहाँ पर टोक्यो में रहूंगा। जिसके बाद इनगामी और कबाने जाने लगे कि तभी कोनाटो से रोकते हुए कहती है तो तुम मेरे भी नहीं जाना चाहते हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इनगामी उसे देख के समझ जाता है तो लगता है अब इसे नानी ने यहाँ पर भेजा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और तभी वो उसे अपने साथ आने देता है। पर अब वो तीनों ही कबाने के पेरेंट्स की तलाश में निकल जाते हैं। ये दूसरे पकीरा उसके भाई को दिखाया गया जो कि एक साथ कई मजे कर रहे थे। और ये इसी के साथ ही एनीमे का सीजन 1 यहीं पर एंड होता है। अभी तक इस एनीमे का सीजन 2 नहीं आया। जैसे ही आएगा तुम्हें इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा।